चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है हमारी वो उत्तर प्रदेश मैराथन की क्लास है और ये प्यारे बच्चों होम गार्ड के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। ऐसा नहीं है कि लेखपाल है, यूपीपीएसएससी, रेलवे सभी बच्चे देख सकते हैं, पर होम गार्ड वाले इस क्लास को जरूर कंप्लीट करके जाएंगे। आपके पास समय प्यारे बच्चों बहुत कम रह गया है, इसीलिए मैंने पूरी क्लास जो है बहुत ही शानदार तरीके से इसे जो है लगाया है, सिस्टमेटिक तरीके से लगाया है। और प्यारे बच्चों एक बात आपको और बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पर कि जितने भी टॉपिक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सारे टॉपिक प्यारे जो बहुत शानदार तरीके से हमने इस क्लास में कवर कराए हैं। होम गार्ड में प्यारे जो मैं गारंटी देता हूँ कि 10 नंबर आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे। इसके सिवा आपको उत्तर प्रदेश पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। प्यारे जो देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि उत्तर प्रदेश दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस को जो है किस तिथि को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी। कहने का मतलब है 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने इसके सारे फैक्ट ले लिए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा है प्यारे बच्चों। देखिए उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है। मतलब अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो उसके उत्तर में आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, इसकी राजधानी प्यारे बच्चों वर्तमान समय में जो है लखनऊ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी जो है प्यारे बच्चों प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी प्यारे बच्चों आपकी वाराणसी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक एवं आर्थिक राजधानी अगर पूछता तो आप कहेंगे कानपुर है। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था प्यारे, 24 जनवरी 1950 को जो है किया गया था। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस पहली बार 24 जनवरी को जो है मनाया गया 2018 में। ठीक है, राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और राज्य के विभाजन की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और प्यारे बच्चों इससे ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो स्टेट है उत्तराखंड, तो इसको जो है प्यारे बच्चों अलग किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड को जो है आपका अलग किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य प्यारे बच्चों आप यहाँ ऐसे समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पर यह आपको मैप दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये मैप ऐसे ही तो होगा, जब आप निकालोगे तो ऐसे ही तो होगा। उत्तर यहाँ हो जाता है, दक्षिण प्यारे बच्चों आपका यहाँ हो जाएगा, पूरब इधर और पश्चिम इधर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। देखिए अगर उत्तर पश्चिम की बात करें प्यारे बच्चों तो हिमाचल प्रदेश आता है। उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर इधर हो गया और प्यारे बच्चों पश्चिम आपका इधर हो जाएगा, पूर्व आपका इस साइड में हो जाएगा और पश्चिम प्यारे बच्चों जानते ही हो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, उसने कहा कि उत्तर पश्चिम हिमाचल प्रदेश प्यारे बच्चों यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये हिमाचल प्रदेश, और उत्तर में प्यारे बच्चों आप देख रहे हो उत्तराखंड हो गया। ठीक है, दक्षिण में प्यारे बच्चों अगर बात करें तो एक तो छत्तीसगढ़ है और एक प्यारे बच्चों आपका मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ प्यारे बच्चों ये हो गया, मध्य प्रदेश आपका ये हो गया। ठीक है, और पूर्व में प्यारे बच्चों आपका पूर्व में बिहार और झारखंड आता है। झारखंड ये हो जाएगा और बिहार प्यारे बच्चों आपका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखिए पश्चिम की बात करें तो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। हरियाणा प्यारे बच्चों ये है, दिल्ली ये छोटा सा है और राजस्थान ये है। तो पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इसकी सीमाएं आपने मैप में समझ ली होंगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। किसी को बहुत शानदार तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट समझिएगा। देखिए क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत में इसका चौथा स्थान है। ठीक है, पहले नंबर पे प्यारे बच्चों आप जानते होंगे कि राजस्थान आता है। पहले नंबर पे कौन आता है? राजस्थान। दूसरे नंबर पे प्यारे बच्चों आपका आता है मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर मध्य प्रदेश अर्थात एमपी आता है और तीसरे नंबर पे प्यारे बच्चों आपका महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से जो है क्षेत्रफल इसका विभाजित है। जनसंख्या की बात करें तो प्यारे बच्चों 19 या 20 करोड़ के समथिंग थी इसकी, 19,98,01,2,4,3,1 ऐसे याद रखना। ठीक है, जिसमें पुरुष लगभग 10 करोड़ से ज्यादा थे और महिलाएं जो है प्यारे बच्चों वो 9 करोड़ से ज्यादा थी। तो ऐसे करके लगभग 20 करोड़ आप मान सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट डाटा आपको याद रखना है किसका? जनसंख्या का, 19,98,12,431। ठीक है, जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 829 का जनसंख्या घनत्व है प्यारे बच्चों। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68% है प्यारे बच्चों। ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार है। पुरुष साक्षरता 77.28%, वहीं महिला साक्षरता 57.18% है। साक्षरता दर प्रतिशत 2011 जनगणना में जो रखी गई थी प्यारे बच्चों टोटल वो कितनी 69.72 रखी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे ये वाली बात। पर देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती 46.74%।
उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर प्यारे बच्चों 83.73%। वहीं गौतम बुद्ध नगर प्यारे बच्चों इसमें जो है सबसे पहला था तो 83.73, फिर कानपुर आता है 81.31 और यह 80.47%, प्रयागराज 76.62%, इटावा 76.38%। तो यहाँ पर कुछ जो है जिले मैंने और भी ले लिए हैं। सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है प्यारे जो, उत्तर प्रदेश यूपी की सांस्कृतिक राजधानी किसको माना जाता है? प्यारे जो मैंने पीछे भी बताया था, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जो है आपकी वाराणसी है, काशी है। ठीक है। आप देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ देखिए नाम, देखिए ब्रिटिश काल में ये प्रांत बंगाल प्रेसिडेंसी का ही एक हिस्सा था और इसे पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था उस समय। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसका नाम चेंज किया गया। उत्तर प्रदेश का नाम जो है उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 से चला। ठीक है। और जो है 1877 तक चलता रहा। फिर आया उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। फिर देखिए 1877 में बदल कर इसे ये कर दिया गया। फिर ये चलता रहा 1902 तक। क्या? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया 1902 में। फिर देखिए संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस फिर बदला गया 1937 में कर दिया गया। उसके बाद 1937 से ये संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से चलता रहा। फिर पहले जो 24 जनवरी 1950 को फाइनली इसे उत्तर प्रदेश बोल दिया गया। तो यहाँ पर जो है 5 बार 4 बार नाम करेक्शन के बाद 5वीं बार वाला जो नाम है प्यारे वो चल रहा है। राजधानी की बात करें तो देखिए आगरा 1836 से प्यारे बनी। फिर देखिए इलाहाबाद लाई गई 1858 में चेंज की गई। फिर लखनऊ आंशिक रूप से रखी गई 1921 से। फिर लखनऊ पूर्णतः 1935 में जो है कर दी गई थी। देखिए अशोक द्वारा निर्मित भारत का राजकीय चिन्ह जो है सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ प्यारे बच्चों कहां पर था? ये आपका वाराणसी के पास स्थित है। कहां है? तो वाराणसी के पास स्थित है। ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च या गुरुइडाई, तीनों नाम आपको याद रखने हैं। राजकीय पशु की बात करें प्यारे बच्चों तो बारहसिंगा रुसबरस डुआ ओसेली है। राजकीय खेल प्यारे बच्चों इसका हॉकी है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक सराका अशोका है प्यारे बच्चों। ठीक है। सराका अशोका हो जाएगा। फिर वहीं राजकीय फूल की बात करें तो पलास है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं। राजकीय फल की बात करें प्यारे बच्चों आम है, मैगीफेरा इंडिका। ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई क्या है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे जलेबी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई क्या है? तो जलेबी है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो एक व्रत के ऊपर धनुष, बीच में बहती हुई जो है गंगा जमुना नदियां हैं प्यारे बच्चों, और नीचे दाएं बाएं जो है 2 मछलियां हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हो, ये मैंने इसमें इमेज में ले रखा है बढ़िया तरीके से। ठीक है। देखिए 2 मछलियां हैं ये। ठीक है। और ये बीच में गंगा है और प्यारे बच्चों बीच में यहाँ देखिए तो ये आपको तीर कमान दिख रहा होगा। तो ऐसे करके जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। राजकीय मछली प्यारे बच्चों मोई या चीतल है। राजकीय नृत्य प्यारे बच्चों आपका कथक है। यूपी का राजकीय नृत्य क्या है? तो कथक है। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आगे देखिए क्वेश्चन है 4th, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। लखीमपुर खीरी जो है प्यारे जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और 7,680 वर्ग किलोमीटर में प्यारे ये जो है फैला हुआ है। इसके बाद सेकंड नंबर पे प्यारे जो ये दूसरे नंबर पे आता है आपका सोनभद्र। ठीक है। सोनभद्र जो है 6,788 वर्ग किलोमीटर है। 6,788 वर्ग किलोमीटर है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। फिर हरदोई आता है। फिर जो लखीमपुर खीरी जो है ये तराई क्षेत्र में बसा हुआ है। कौन से क्षेत्र में? तराई क्षेत्र में बसा हुआ है। ठीक है। चलिए अब देखिए अक्षांशीय स्थिति हम इसकी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए भारत का मानक यम्योत्तर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है, जो 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। ठीक है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है। अब देखिए भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय जो है 5 घंटे 30 मिनट जो है आगे हमेशा चलता है। 5.5 घंटे आगे चलता है। राज्य की पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है, ठीक है, एक देखिए उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम, वो कितनी है प्यारे? तो आप कहेंगे वो है 650 किलोमीटर। कितनी है? 650 किलोमीटर। वहीं अगर उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई की बात करें, उत्तर से दक्षिण तक की, तो ये है प्यारे मात्र 240 किलोमीटर। ठीक है। 240 किलोमीटर। ठीक है। फिर देखिए अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में
कितने जिले हैं? तो प्यारे जो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। कितने जिले हैं प्यारे जो? उत्तर प्रदेश में आपके 75 जो है जिले हैं। हालांकि 76वां जिला अस्थायी रूप से प्यारे जो प्रयागराज को कुंभ को रखा गया था, माना गया था। लेकिन अभी भी बात चल रही है कि जो है आपका अलीगढ़ का जो क्षेत्र है उसमें अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को काटकर, जैसे अतरौली, गंगीरी और डिबाई तहसील को मिलाकर एक नया जो है जिला बनाने की बात कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों ये 76वां जिला होगा और नाम इसका जो दिया जाएगा वो कल्याण सिंह नगर दिया जाएगा। कल्याण सिंह नगर दिया जाएगा प्यारे बच्चों। और कल्याण सिंह नगर जो है, कल्याण सिंह हमारे उत्तर प्रदेश के जो है प्यारे बच्चों सीएम के रूप में कार्य कर चुके हैं। और दूसरी बात है, इन्होंने ही जो है प्यारे बच्चों एसटीएफ का गठन भी किया था कल्याण सिंह ने, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपका। देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है, ठीक है। और एकमात्र देश नेपाल है, 538 किलोमीटर। प्यारे नेपाल यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो सीमा है इसकी 538 किलोमीटर जो है ये साझा करता है। अब देखिए 8 राज्य की अगर बात करें प्यारे तो मैंने यहाँ पर पूरी चीज जो है ले ली आपको। देखो एक राज्य आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, दूसरा उत्तराखंड हो गया, प्यारे तीसरा आपका बिहार हो गया, चौथा आपका झारखंड हो गया, पांचवा छत्तीसगढ़ हो गया, छठवां आपका मध्य प्रदेश हो गया, सातवां प्यारे राजस्थान हो गया, आठवां आपका हरियाणा हो गया। और हरियाणा के जस्ट साइड में इधर देखो, ठीक है, मेरठ के इधर दिख रहा होगा आपको, राजस्थान के ऊपर साइड में ये छोटा सा ये एक केंद्र शासित प्रदेश है प्यारे जिसका नाम है दिल्ली, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, एक देश तो है ही आपका नेपाल। फिर देखिए राजस्थान के साथ जो है मथुरा और आगरा जो है टच करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो आप साफ साफ दिख रहा है प्यारे मथुरा और आगरा, सही है। और दिल्ली के साथ जो है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर है। तो दिल्ली की अगर बात करें प्यारे तो यहाँ पर आप ध्यान देना, दिल्ली के साथ एक तो गाजियाबाद है ये वाला और एक गौतम बुद्ध नगर प्यारे इधर पड़ जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे दिल्ली के साथ जो है साझा करते हैं। नेपाल के साथ 7 जिले जो है साझा करते हैं प्यारे, एक महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत प्यारे यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ आपको प्यारे दिख रहा होगा। तो ये कितने जिले हैं इसके? 7 जिले जो है नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं, पूछ लेता है पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला जो है सहारनपुर और दक्षिणी जिला पर जो सोनभद्र और पूर्वी जिला जो है बलिया है, ठीक है। मैप में आप देखते जाना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुरी खेरी है, जो पीछे भी बताया 7680 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में जो हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर है। भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला जो आपका सोनभद्र है, ठीक है। सोनभद्र जिला 4 राज्यों को क्रमशः जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार की सीमा को जो है स्पर्श करता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो बलिया है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। जो मैप में बिल्कुल HD दिख रहा है, आप बढ़िया तरीके से देखना, सही है। चलिए आगे आ जाओ। देखिए उत्तर प्रदेश के अगर प्रशासनिक परिचय की बात करें, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम यहाँ पर। तो लोकसभा सदस्य कितने हैं? 80 हैं, ठीक है। कितने हैं लोकसभा सदस्य? आप कहोगे सर 80 हैं, ठीक है। राज्यसभा सदस्य 31 हैं और विधानसभा सदस्य 403 है जो सीएम के लिए जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों चीजें इसमें आती हैं, सही है। एक तो आपका विधानसभा 403 सीटें और एक प्यारे जो विधान परिषद जिसमें 100 सदस्य हैं। हालांकि विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया था। उच्च न्यायालय प्रयागराज देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है एवं इसकी खंडपीठ प्यारे लखनऊ को बनाई गई है। मंडल कितने प्यारे 18 हैं, ब्लॉक 825 हैं। कुल गांव की बात करें तो 1 लाख प्यारे 6774 हैं। नगर पालिका 200 है। साक्षरता दर 67.68% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है और न्यूनतम प्यारे श्रावस्ती है, पीछे भी बता चुका हूँ। लिंगानुपात याद रखना 912 लड़कियों में 1000 जो है लड़के हैं 2011 के अनुसार। जिला प्यारे 75 हैं। तहसील 351 है। नगर निकाय जिसे नगर पंचायत बोलते हैं 490 हैं और नगर निगम प्यारे 17 हैं। तो ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। यहां प्यारे जो ऑप्शन सी लगाना 16.16, लेकिन याद रखना 16.16 से जो है टोटल 16.5 तक आपको देखने को मिल सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। तो कुछ भी आप लगा सकते हो इसके बीच वाला, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, सही है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए इसके फैक्ट समझ लेते हैं। फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे अगर बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है प्यारे बच्चों? इलाहाबाद है, ठीक है।
न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका महोबा है। पर देखिए प्रमुख लोकगीत हैं प्यारे बच्चों, और यहाँ पर प्रमुख लोक नृत्य हैं जो आपके यूपी के हैं। कहाँ के हैं? यूपी के। हालांकि इसकी आगे क्लास में और डीपली लूंगा। देखिए बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, आला, पूरन, रसिया, भगत, भर्तहरी, ये प्यारे बच्चों आपके लोकगीत हो गए। और लोक नृत्य नौटंकी, रासलीला, झूला, छपेली, दीवाली, कजरी और करीना, ये प्यारे बच्चों आपके लोक नृत्य हो गए। उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में अग्रणी है। किसमें? तो जौ, गन्ना, सरसों, गेहूं, इनमें जो है अग्रणी है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला प्यारे बच्चों आपका गोरखपुर है। गोरखपुर है प्यारे बच्चों। भारत में प्यारे बच्चों अगर बात करें तो मेघालय में मौसिनराम है। पहले चेरापूंजी था, अब मौसिनराम है। ठीक है, देखिए आगे बात करें, उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला, ये प्यारे बच्चों आपका मथुरा है। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है आपका लखीमपुर खीरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला प्यारे बच्चों भदोही है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला प्यारे बच्चों आपका महोबा है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है गाजियाबाद है, और न्यूनतम घनत्व वाला जिला ललितपुर है। ठीक है, सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद, और न्यूनतम की बात करें तो ललितपुर लगाना। देखिए उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, और अगर सर्वाधिक कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। और न्यूनतम की बात करें या कम की बात करें तो श्रावस्ती। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो है किसे है? उत्तर प्रदेश में जो है पहले जो आपका विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले जो आपका ऑप्शन ए, राज्यपाल को है। किसको है? राज्यपाल को है। और वहीं बात करें तो देखिए राज्य के राज्यपाल जो होते हैं इनका वर्णन जो है पहले जो आर्टिकल जो है किसके तहत भंग करेंगे? ठीक है, तो आर्टिकल 174 का 2 और फिर पैरेंचो लगाना है आपको बी। तो ये आर्टिकल जो है इनको प्राप्त है, और ये जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर या विधानसभा में जो है बहुमत खोने की स्थिति में ये ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके फैक्ट समझिए। पहले जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन? श्री गोविंद बल्लभ पंत हैं। ठीक है, प्रथम राज्यपाल कौन है? पहले जो प्रथम राज्यपाल को, तो ये पुरुष हैं। पहले जो ये पुरुष हैं, कौन है? पुरुष। तो प्रथम पुरुष मुख्यमंत्री कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत हैं। वहीं प्रथम राज्यपाल तो होरम सजी मोदी जी हैं। ठीक है, होरम सजी मोदी जी। अब देखिए एक बात ध्यान रखना, ये कौन है? पुरुष ही हैं। ये कौन है? पुरुष हैं। अब देखिए प्रथम महिला मुख्यमंत्री पे जो सुचेता कृपलानी जी हैं। प्रथम महिला राज्यपाल, इनका नाम बहुत है, श्रीमती सरोजिनी नायडू। फिर देखिए हिंदी दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान का प्रकाशन जो है 1887 ईस्वी में प्रतापगढ़ में हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्वविद्यालय पर जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र जो है आपका बनारस अखबार का है, और इसका प्रकाशन जो है जो 1945 में काशी बनारस में हुआ। प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1791 में जो है बनारस में रेजिडेंट डेकन ने की थी। ठीक है, अब देखिए प्रथम महिला ब्रिगेड की बात करें तो रानी झांसी की लक्ष्मीबाई ब्रिगेड है झांसी में पैर जो। ठीक है, फिर देखिए प्रथम अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री पैर जो ये आपकी मायावती हैं। ठीक है, प्रथम भारत का पहला ग्रामीण बैंक, ये पैर जो मुरादाबाद और गोरखपुर में एक ही दिन खोला गया था, 2 अक्टूबर 1975 को। भारत में सर्वप्रथम उर्दू एकेडमी की शुरुआत कहाँ हुई? तो यूपी में ही हुई थी। प्रथम महिला वकील प्यारे जो कॉर्नेलियस सोराबाजी हैं। ठीक है, प्रथम लोकायुक्त की बात करें तो न्यायमूर्ति विशंबर दलाल जी हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी हैं। प्रथम फिल्म सेंटर की बात करें प्यारे तो ये आपका नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क की बात करें तो बक्सी तालाब लखनऊ में। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त प्यारे जो ये मोहम्मद असगर जी हैं। विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन है? तो चंद्रपाल जी हैं। तो प्यारे जो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखिए बखिरा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बखिरा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संत कबीर नगर। प्यारे जो संत कबीर नगर और गोरखपुर की जो दूरी है
वो 44 किलोमीटर है। कितनी है? 44 किलोमीटर, तो नज़दीक पड़ जाता है इसके। हालांकि 1980 में जो है बखीरा झील को प्यारे जो आपका पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ पर झीलों की भी है, तो यहाँ देखिए झील, कुंड और एक तरफ जिला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बड़ा ताल झील, और इसे ही गोखुर झील कहते हैं, ये कहाँ है प्यारे जो आपके शाहजहांपुर में। ठीक है, पार्वती या अर्गा ताल प्यारे जो ये आपका गोंडा में है। जिरगो और तिरसी, टांदा ताती या दरगाट झील, ये प्यारे जो आपकी मिर्जापुर में। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, बखीरा झील कहाँ है प्यारे जो आपकी, पीछे बता चुका हूँ, संत कबीर नगर। रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल, ये प्यारे जो आपके गोरखपुर में है। कहाँ है? तो गोरखपुर में है। सही है। फिर देखिए नवाबगंज झील और कुंदरा समुद्र, ये प्यारे जो आपका उन्नाव में पड़ता है। ठीक है, करेला और इटौला झील, ये प्यारे जो आपका लखनऊ में है। सुरहात ताली, तो ये प्यारे जो आपका बलिया में है। ठीक है, मोती और गौर झील प्यारे जो ये आपका रामपुर में पड़ती है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये मानव निर्मित झील है प्यारे जो। कैसी है? मानव निर्मित, ये आपकी सोनभद्र में है। ठीक है, देखिए औंधी ताल प्यारे जो कौन सा है? ये औंधी ताल है, ये आपका वाराणसी में। ठीक है, औंधी ताल। फिर देखिए राजा का बंद, लौंदी और भोजपुर ताल, ये आपका सुल्तानपुर में है। पंगैली फुलहर या गोमती ताल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे जो गोमती ताल, ये पीलीभीत में है, और ये प्यारे जो एक मैदानी क्षेत्र में ही है। ठीक है, देवरिया ताल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कन्नौज में है। ठीक है, सीताकुंड जिसे मिश्रिक कहते हैं, और चक्रकुंड जिसे नौमिस कहते हैं, ये भी आपका सीतापुर में। तो सीताकुंड तो सीतापुर में ही है। ठीक है, और चक्रकुंड का याद रखना। फिर देखिए भरत कुंड, ये पेड़ जो आपका अयोध्या में है। देखिए राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा कुंड, ये सब गोवर्धन मथुरा में है। कोकिला कुंड, कृष्णा कुंड, ये सब कोकिला वन मथुरा में है। ठीक है प्यारे जो, चलिए क्वेश्चन अगला है, शारदा सागर बांध प्यारे जो, ये शारदा सागर है। कौन सा? शारदा सागर, ऐसे। तो शारदा सागर बांध जो है प्यारे जो, ये आपका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, पीलीभीत में। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, पीलीभीत में प्यारे जो। और याद रखना पर्यटन के रूप में इसे यूपी का गोवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूपी का गोवा। तो यूपी का गोवा किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साहब पीलीभीत को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर बांध की बात हुई तो प्यारे जो हम जल्दी से यूपी के बांध समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए रिहंद बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे गोविंद बल्लभ पंत बांध कहा जाता है, ये आपका सोनभद्र में है। राजघाट बांध प्यारे जो सोनभद्र में, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्जुन बांध प्यारे जो महोबा में है। पथराई बांध ये आपका ललितपुर में है। माता टीला बांध प्यारे जो बेतवा नदी झांसी में बना हुआ है। ओबरा बांध प्यारे जो मिर्जापुर रिहंद नदी में बना हुआ है। अहरौर बांध प्यारे जो ये आपका मिर्जापुर गरई नदी में बना हुआ है। जरगो बांध या जिरगो बांध प्यारे जो मिर्जापुर में है। सिरसी बांध ये मिर्जापुर बेंखेट नदी पर है। ठीक है, फिर देखिए गढ़वा बांध चित्रकूट गढ़वा नदी पे है। मौदहा बांध प्यारे जो ये हमीरपुर बेतवा नदी पे है। ठीक है, ये प्यारे जो बेतवा लिखा है, क्या लिखा है? बेतवा, बीतना नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान देना, बेतवा ऐसे लिखना, सही है। ये तो बेतवा नदी पे। सलारपुर बांध प्यारे जो महोबा करड़िया नदी पे है। रोहिड़ी बांध प्यारे जो ये आपका ललितपुर में है। सहजाम बांध और सहजाद बांध दोनों प्यारे जो आपके ललितपुर में है, और रोहिड़ी तो है ही ललितपुर में, सही है। और यहीं पर पथराई बांध भी है प्यारे जो। फिर देखिए गोविंद सागर बांध सहजाद नदी ललितपुर में है। ठीक है, फिर देखिए बाढ़ सागर बांध ये प्यारे जो शहडोल में है, ये सोन नदी पर बना हुआ है। मौजा बांध ये बहराइच में प्यारे जो सरयू नदी पर। सरयू बांध ये बहराइच में, ये सरयू नदी पर। ठीक है, चंद्रप्रभा बांध ये चंदौली में प्यारे जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। फिर देखिए मेजा बांध ये मिर्जापुर बेलन नदी पर स्थित है। तो प्यारे जो एक बार आप इसमें नजर मारना, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। चलिए, एशिया का पहला डीएनए बैंक उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक है, एशिया का पहला डीएनए बैंक जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा। ध्यान देना 2008 में प्यारे बच्चों, कब? तो 2008 में जो है इसे जो है बायोटेक पार्क में स्थापित किया गया था। कहाँ? तो आप कहोगे बायोटेक पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना, बायोटेक पार्क में स्थापित किया गया था। ये प्यारे जो आपका लखनऊ के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, देखिए एशिया का तो पहला, ठीक है, और विश्व का प्यारे जो दूसरा, विश्व का सेकंड है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर शोध संस्थान को समझ लेते हैं जो आपके यूपी के हैं। ठीक है,
स्कूल ऑफ पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पेपर जो आपका सहारनपुर में है। सेंट्रल आलू रिसर्च स्टेशन, ये पेपर जो आपका मेरठ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये आपका मथुरा में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये पेपर जो आपका कानपुर में है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, ये पेपर जो आपका कानपुर में है। फिर देखिए चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, चमड़ा अनुसंधान संस्थान कानपुर में। देखिए यहाँ पर समझना, एक तो दलहन का हो गया, दूसरा टेक्सटाइल हो गया, तीसरा चीनी हो गया, चौथा आपका चमड़ा हो गया। ठीक है, तो दलहन, टेक्सटाइल, चीनी, चमड़ा सब कानपुर में है। फिर देखिए जेके कैंसर पे जो ये भी कानपुर में है। ठीक है, अब इस प्रकार से आपने यहाँ समझा। देखिए एक तो नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में, कपड़ा रिसर्च सेंटर, ये भी पेपर जो आपका गाजियाबाद में। अब देखिए एक पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और एक पक्षी अनुसंधान संस्थान, दोनों पेपर जो आपके बरेली में है, इज्जतनगर बरेली, इज्जतनगर बरेली। ठीक है, फिर देखिए बात करें तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये पेपर जो आपका इलाहाबाद में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च हो गया, एक शुगर कैन रिसर्च। ठीक है, और एक विश्व विज्ञान जहर वाला विष, ठीक है, ये लखनऊ में हो गया। एक वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ हो गया। एक औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ हो गया। तो इस प्रकार से ये वाले फैक्ट भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। अब देखिए फिर जो क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा जो है गलत है। ठीक है, निम्न में से जो है कौन सा पेपर जो गलत है। क्या किशनपुर जो है वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में है, या कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य मिर्जापुर सोनभद्र में है, या पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये पेपर जो एटा सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है, या समुसपुर पक्षी अभ्यारण्य मथुरा में है। ठीक है, इसका पेपर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कहने का मतलब है समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये पेपर जो मथुरा में नहीं है आपका। ये कहाँ है बात, अगर मथुरा में नहीं है तो फिर कहाँ है पेपर जो, तो ये पेपर जो आपका रायबरेली में है। कहाँ है, रायबरेली में है, और रायबरेली जिले में है पेपर जो। और स्थान अगर मैं बताऊं आपको तो सलोन, रायबरेली जिला में एक स्थान है सलोन, वहां पर है। ठीक है, कौन सा, समस्तपुर। तो ये वाला आपका गलत हो गया। चलिए आगे देखिए, अब बात करते हैं पेपर जो यहाँ पर पक्षी विहार की बात हुई, तो पक्षी विहार और वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों को हम बहुत कम समय में समझने वाले हैं। देखिए चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार पेपर जो ये आपका कन्नौज में है। ठीक है, सैंडी पक्षी विहार पेपर जो ये हरदोई में है। बखीरा पक्षी विहार पेपर जो ये आपका संत कबीर नगर में है। विजय सागर पक्षी विहार, ये पेपर जो महोबा में है। ठीक है, लाख बौसी पक्षी विहार, ये पेपर जो आपका कन्नौज में है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ये आपका प्रतापगढ़ में है। सुरहाताल पक्षी विहार पेपर जो ये आपका बलिया में है। ओखला पक्षी विहार, ये पेपर जो आपका गौतम बुद्ध नगर में है। सूर सरोवर पक्षी विहार, ये पेपर जो आपका आगरा में है। समन पक्षी विहार, ये आपका मैनपुरी में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार पेपर जो गोंडा में है। ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार पेपर जो ये आपका उन्नाव में है। ठीक है, समन पक्षी विहार, ये पेपर जो आपका मैनपुरी में है। सैंडी पक्षी विहार पेपर जो ये आपका हरदोई में है। समस्तपुर पक्षी विहार, ये आपका रायबरेली में है। सूर सरोवर पक्षी विहार, ये आपका आगरा में है। पटना पक्षी विहार पेपर जो एटा में है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे जो है बड़ा पक्षी विहार, यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार पेपर जो ये है बड़ा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूपी का जो है सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, तो आप कहोगे लाख बौसी, और पेपर जो है कहाँ, ये कन्नौज में है। कहाँ, तो कन्नौज में। तो ये बात आपको याद रखनी है। 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पेपर जो, 8000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में जो है ये आपका फैला हुआ है। ठीक है, देखिए बात कर लेते हैं अब उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार की। ठीक है, अभ्यारण्य की। देखिए चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य पेपर जो चंदौली में है। ठीक है, चंद्रप्रभा कहाँ है, चंदौली में। ये पेपर जो यूपी का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, कौन सा, तो आप कहोगे यूपी का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो पेपर जो चंदौली में है। इसकी स्थापना की अगर बात करूं तो 1957 में पेपर जो इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में है। सोहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका महाराजगंज में है। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य ये पेपर जो आपका इटावा में है। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बांदा तथा चित्रकूट में है। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य पेपर जो वाराणसी में है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका बहराइच में है। ठीक है, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, हापुड़ और पेपर जो अमरोहा में जो है ये आता है हस्तिनापुर। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में ये 2008 में स्थापित किया गया था। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है पेपर जो, तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है। और स्थान की बात करें तो पेपर जो उत्तर प्रदेश, भारत, लखीमपुर खीरी भारत नेपाल सीमा पर पेपर जो ये स्थित है। स्थापना इसकी 1977 में हुई। अब इसका इतिहास समझिए।
1958 में दलदली हिरणों के लिए वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है। 1968 दुधावा पशु विहार बाद में, देखो क्या कहा मैंने, दलदली हिरणों के लिए इसे 1958 में लगाया गया दुधावा को, और बाद में जो है प्यारे बच्चों 1968 में दुधावा पशु विहार बनाया गया। फिर बाद में 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1987 में टाइगर रिजर्व बना दिया गया। तो प्यारे बच्चों इसके साथ जो है बहुत घटनाएं समय समय पर होती रही हैं दुधावा के साथ। ठीक है। चलिए अब अगर क्वेश्चन करता है कि यूपी का सबसे बड़ा, तो प्यारे बच्चों यहां पर देखो आप कितने जिलों में ये गया हुआ है, कौन सा, हस्तिनापुर वाला, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, तो यही होगा। 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना, 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बनने वाला एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, जो है किस जिले में बना हुआ है। ठीक है, किस जिले में बना हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर में प्यारे बच्चों बना हुआ है। अब देखिए यहां समझना प्यारे बच्चों, मैंने सारे जो है एयरपोर्ट आपको उठा लिए हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे, ठीक है, समझना, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका नाम बदलकर बाबतपुर हवाई अड्डा कर दिया गया प्यारे बच्चों, ये बाबतपुर वाराणसी में है। ठीक है। चौधरी चरण सिंह, याद रखना बदले हुए नाम भी बहुत जरूरी है, गड़बड़ मत करना। ठीक है, बदले हुए नाम भी आपको स्टडी करने ही करने हैं। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे अमौसी हवाई अड्डा बोलोगे प्यारे बच्चों, ये अमौसी लखनऊ में ही स्थित है। ठीक है। हिंडन हवाई अड्डा प्यारे बच्चों ये आपका गाजियाबाद में है। चकेरी हवाई अड्डा अहिरामा कानपुर में है। ठीक है। बमरौली हवाई अड्डा प्यारे बच्चों ये इलाहाबाद में है, जिसे आप वर्तमान में हम प्रयागराज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयागराज। सही है। फैजाबाद में है प्यारे बच्चों, लेकिन अब इसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया, अयोध्या एयरपोर्ट। ठीक है। क्या कर दिया गया, नाम याद रखना भाई, नाम याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में ही है। बाबा गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखनाथ से याद रखेंगे प्यारे बच्चों, गोरखपुर में है। ठीक है। आईआईटी कानपुर हवाई अड्डा, जिसका नाम बदलकर कल्याणपुर हवाई अड्डा कर दिया गया प्यारे बच्चों, ये गोरखपुर, उसमें कानपुर में है। ठीक है। कहाँ है, कानपुर में। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा प्यारे बच्चों रायबरेली में स्थित है। BR अम्बेडकर एयरपोर्ट ये मेरठ में है। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्यारे बच्चों ये प्रस्तावित अभी आगरा में। जेवर हवाई अड्डा अब तो बनी गया प्यारे बच्चों, निर्माणाधीन, इसे हटा दो, ये आपका गौतम बुद्ध नगर में है। झांसी हवाई अड्डा ये प्यारे बच्चों आपका झांसी में ही है। बरेली हवाई अड्डा ये प्यारे बच्चों आपका बरेली में ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मणिकर्णिका घाट स्थित है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नॉट। कहने का मतलब है जो मणिकर्णिका घाट है प्यारे बच्चों ये आपका वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है, वाराणसी। वाराणसी किस में आता है, तो आप कहोगे सर काशी में आता है। किस में आता है, तो आप कहोगे सर काशी में आता है। ठीक है। तो गंगा नदी के तट पर, तट याद रखना प्यारे बच्चों, तट किसका याद रखना, तो इसी का तट याद रखना। तो गंगा नदी के तट पर इसे मणिकर्णिका घाट क्यों कहा जाता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको लेके बहुत बड़ी बड़ी ऐसी बातें, कोई कहता है शिव माता सती के पार्थिव शरीर को ले जा रहे थे, तब विष्णु जी ने चक्र के उनके शरीर के टुकड़े कर दिए और सती का कान का कुंडल यहाँ पर गिरा था, इसीलिए जो है ऐसा माना जाता है। ठीक है। चलिए अब देखिए बात करेंगे हम थोड़ा सा यहाँ पर किसकी, तो मेन जो चीज़ें हमारी उत्तर प्रदेश की, जैसे ताजमहल प्यारे बच्चों कहाँ है, तो आगरा में है। ठीक है। फतेहपुर सीकरी प्यारे बच्चों ये आगरा में है। आगरा का किला प्यारे बच्चों आगरा में ही है। अकबर का मकबरा प्यारे बच्चों ये आगरा में है। मणिकर्णिका घाट प्यारे बच्चों वाराणसी काशी में पीछे बताया था। चुनार का किला ये आपका वाराणसी में है। बड़ा इमामबाड़ा प्यारे बच्चों लखनऊ में है। रेजिडेंसी कहाँ है, तो लखनऊ में है। विक्टोरिया मेमोरियल प्यारे बच्चों लखनऊ में है। राम जन्मभूमि अयोध्या को माना जाता है। झांसी का किला प्यारे बच्चों झांसी में है। तो ये पॉइंट आप इसके याद रखना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहा जाता है, क्योंकि ये कांच की चूड़ियों बनाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका फिरोजाबाद। ठीक है। क्या हो जाएगा, फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद को ये जो है सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ समझिए प्यारे बच्चों शहर और उनके उपनाम जो आपके यूपी के हैं। ठीक है। देखिए नवाबों का शहर, नजाकत नफासत का शहर, बागों का शहर प्यारे बच्चों लखनऊ को कहा जाता है, और इसे ही प्यारे बच्चों जो है आमों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि मलियाबाद में आम होते हैं। ठीक है। देखिए उद्योग नगरी चर्मनगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। आमों का नगर प्यारे बच्चों बता चुका हूँ, मलियाबाद लखनऊ। फिर देखिए छोटा दिल्ली उद्योग नगरी ये प्यारे बच्चों आप गाजियाबाद को कहते हो। फिल्म सिटी प्यारे बच्चों नोएडा को कहा जाता है। सुरमा नगरी और बांस नगरी ये बरेली को कहते हैं।
सुहागनगर, चूड़ीनगर प्यारे बच्चों ये आपका फिरोजाबाद को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो फिरोजाबाद को, ठीक है। देखिए संतरा नगरी सहारनपुर को कहा जाता है, ठीक है। इत्र नगरी खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहते हैं। संगम नगरी, कुंभ नगरी, अमरूद नगरी प्यारे बच्चों प्रयागराज को कहा जाता है। विश्वनाथ नगरी घाटों का शहर, मंदिरों की नगरी प्यारे बच्चों वाराणसी को कहते हैं। काशी की बहन आंवला नगरी, धान का कटोरा, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काशी की बहन गाजीपुर को कहते हैं, आंवला नगरी प्रतापगढ़ को कहते हैं और धान का कटोरा प्यारे बच्चों आपका चंदौली को कहा जाता है। फिर देखिए गोरखधाम, गीता प्रेस नगर, नाथ नगरी ये प्यारे बच्चों आपका गोरखपुर को कहते हैं। राम नगरी, राम जन्मभूमि अयोध्या को कहा जाता है। कागज शहर प्यारे बच्चों जालौन को कहते हैं, ठीक है, कागज शहर। आगे देखिए 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य सीतापुर को कहते हैं। चाकू नगरी प्यारे बच्चों रामपुर को कहा जाता है। हालांकि नवाबों का शहर प्यारे बच्चों रामपुर को भी कहते हैं और वो लखनऊ को भी कहते हैं। कैंची नगरी प्यारे बच्चों और क्रांति नगरी ये मेरठ को कहते हैं। ताज नगरी और पेठा नगरी आगरा को कहते हैं। ताला नगरी प्यारे बच्चों आपका अलीगढ़ को कहते हैं। देखिए हींग नगरी, गुलाल का शहर और गुल का शहर ये हाथरस को कहा जाता है, ठीक है। पीतल नगरी, बर्तनों का शहर प्यारे बच्चों मुरादाबाद को कहा जाता है। पूर्व का सिराज और सिराज ए हिंद जौनपुर को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, ईश्वर का निवास स्थान प्यारे बच्चों प्रयागराज को कहते हैं। उत्तर प्रदेश का सो विंडो नोएडा को कहा जाता है। राम जन्मभूमि और तू बैकुंठ साकेत धाम, क्या राम जन्मभूमि और तू बैकुंठ साकेत धाम प्यारे बच्चों ये अयोध्या धाम को कहते हैं। लेदर सिटी, पूर्वोत्तर भाग का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। सिराजे हिंद पूर्व का सिराज जौनपुर को और सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन 14, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं या फिर आपस में प्रेम से रहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नौचंदी मेला। और प्यारे बच्चों ये कहाँ आयोजित होता है? तो ये मेरठ में आयोजित होता है, ठीक है। अब देखिए बात मेलों की हुई है तो यहाँ पर हम थोड़ा समझ लेते हैं यूपी के मेले, सही है। देखिए प्रतिवर्ष 2256 मेलों का आयोजन यूपी में किया जाता है, ठीक है। सबसे अधिक बात करता हूँ प्यारे बच्चों, सबसे अधिक आपके मथुरा में 86 लगते हैं, कानपुर में आपके 80 लगते हैं, ठीक है। बच्चों ये वाली बात तो आपकी समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे कुंभ मेला यूपी के प्रयागराज में लगता है। कहाँ लगता है? कुंभ मेला यूपी के प्रयागराज में लगता है, गंगा तथा यमुना के संगम पर। अब एक बात ध्यान देना आप कि प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है कुंभ कितने वर्ष में आयोजित होता है? 12 वर्ष में। लेकिन अर्ध कुंभ की अगर बात करता है तो ये प्यारे बच्चों 6 वर्ष में आयोजित होता है। 2025 में कुंभ का आयोजन हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित कर दिया गया। अब यूपी के 4 स्थान जहां पर कुंभ मेले का आयोजन होता है कौन कौन से हैं? देखिए प्रयागराज गंगा के तट पर, ठीक है, प्रयागराज गंगा यमुना नदी के तट पर। हालांकि सरस्वती भी है प्यारे बच्चों, तो एक तो गंगा है और एक यमुना और एक सरस्वती नदी, पर गंगा और यमुना दिखाई देती हैं। फिर देखिए उत्तराखंड में प्यारे बच्चों हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, मध्य प्रदेश उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, महाराष्ट्र नासिक में गोदावरी के तट पर। तो प्यारे बच्चों ये स्पेस जो है, ये स्थान, ये प्लेस आपको याद रखने हैं, सही है। आगे देखिए, अब देखिए महत्वपूर्ण मेले और उनका स्थान समझ लेते हैं। देवा शरीफ मेला प्यारे बच्चों बाराबंकी कार्तिक मास में जो है संत वारिस अली शाह की मजार पर आयोजित होता है। बटेश्वर मेला आगरा में यमुना नदी के तट पर होता है प्यारे बच्चों, और ये जो है आपका पशु मेला है। कैलाश मेला प्यारे बच्चों आगरा में लगता है। माघ मेला प्रयागराज वार्षिक मेला के रूप में इसका आयोजन होता है। नौचंदी मेला मेरठ में होता है, होली पर मनाया जाता है प्यारे बच्चों। इसमें जो है इसे हिंदू मुस्लिम एकता का त्यौहार माना जाता है। शाकंभरी देवी मेला प्यारे बच्चों सहारनपुर में लगता है। मकनपुर मेला ये आपका कानपुर बिल्लौर में लगता है, ठीक है। गणगौर मेला ये प्यारे बच्चों आगरा में लगता है। नवरात्रों के समय इसे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। फिर देखिए गढ़मुक्तेश्वर मेला गढ़ हापुड़ में लगता है, गंगा नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा के उसमें जो है लगाया जाता है। रामनगरिया मेला प्यारे बच्चों ये फर्रुखाबाद में लगता है, गंगा नदी पर लगाया जाता है। मकनपुर मेला ये फर्रुखाबाद में लगता है। फिर देखिए कंस मेला, मुड़िया मेला, दाऊजी मेला, रथ मेला ये सारे प्यारे बच्चों आपके मथुरा के हैं। सोरो मेला प्यारे बच्चों ये कासगंज में लगाया जाता है। कबीर मेला ये मगहर संत कबीर नगर में लगता है, ठीक है। चलिए देखिए बात करेंगे ढाई घाट मेला, ये शाहजहांपुर में लगता है।
खिचड़ी मेला पहले जो गोरखपुर में मकर संक्रांति के दिवस पर लगाया जाता है। सही है। देवी पाटन मेला नवरात्रों में लगता है। बलरामपुर के तुलसीपुर में जो है इसे आयोजित किया जाता है। कलिंजर मेला पहले जो बांदा कार्तिक पूर्णिमा को लगाया जाता है। ध्रुपद मेला वाराणसी में पहले जो तुलसी घाट पर लगता है। नकटैया मेला पहले जो ये वाराणसी में आयोजित होता है। रामायण मेला ये अयोध्या और चित्रकूट में आयोजित होता है। फिर देखिए गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर प्लस आजमगढ़ में जो है लगता है। देवछठ मेला पहले जो ये देवछठ मेला को ही दाऊजी मेला कहा जाता है और पहले जो ये आपका जो है मथुरा में सेलिब्रेट होता है। बिठूर गंगा मेला पहले जो ये कानपुर में लगता है गंगा नदी के तट पर और इसे ही जो है पहले जो आपका तांत्रिकों का मेला कहा जाता है, तांत्रिकों का। दादरी पशु मेला पहले जो ये बलिया में लगता है। परिक्रमा मेला ये सीतापुर में आयोजित होता है। ढाई घाट माघ मेला ये शाहजहांपुर में लगता है। गोला गोकर्णनाथ मेला पहले जो ये लखीमपुर खीरी में लगाया जाता है। सैयद सलार मेला ये बहराइच में लगता है। हजरत गाजी सैयद सलार मसूद की मजार पर जो है इसे आयोजित किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा महोत्सव जो है फर्रुखाबाद में जो है मनाया जाता है? कहाँ पर जो फर्रुखाबाद में मनाया जाता है, ठीक है। देखिए पैरचो जो कंपिल मेला है ये पैरचो फर्रुखाबाद में लगाया जाता है। कहाँ? कंपिल मेला आप कहेंगे फर्रुखाबाद में लगाया जाता है। दूसरी बात ध्यान रखना पैरचो फर्रुखाबाद में कंपिल एक स्थान है वहीं पर आयोजित होता है और ये जैन धर्म से संबंधित जो है ऐतिहासिक मेला है, ठीक है। अब समझना यहाँ पर बात महोत्सव की हुई है तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव समझ लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना सन 1957 ईस्वी में हुई, ठीक है। अब इसमें सुलह कुल जो है कहाँ लगता है? तो आगरा में लगता है और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ठीक है। फिर देखिए ताज महोत्सव ये फरवरी माह में पहले जो आगरा शिल्पग्राम में लगाया जाता है और मुगलों की कला की प्रदर्शनी यहाँ पर की जाती है, सही है। फिर देखिए राम बारात उत्सव पहले जो ये आगरा में लगाया जाता है। लखनऊ महोत्सव ये लखनऊ में होता है, इसे जो है तहजीब ए लखनऊ के नाम से जाना जाता है। कजरी महोत्सव प्यारे जो मिर्जापुर में आयोजित होता है। कजली महोत्सव ये महोबा में आयोजित होता है। हरिदास की जयंती प्यारे जो वृंदावन में जो है मनाई जाती है। होलिका उत्सव लठमार होली बरसाना मथुरा में खेली जाती है, ठीक है। गंगा महोत्सव वाराणसी में होता है, प्यारे इसका नया नाम जो है काशी गंगा महोत्सव के नाम से इसे जाना जाता है। सैफई महोत्सव प्यारे जो कौन सा? सैफई महोत्सव इटावा में आयोजित होता है और ये प्यारे जो आपका जनवरी में आयोजित होता है। कबीर उत्सव ये मगहर में मनाया जाता है, संत कबीर नगर में मनाया जाता है, ठीक है। फिर देखिए त्रिवेणी या प्रयाग उत्सव ये प्यारे जो प्रयागराज में कुंभ मेले के तौर पर भी मनाया जाता है, ठीक है। कंपिल महोत्सव फर्रुखाबाद जैन धर्म के लिए। तो प्यारे जो ये पॉइंट आपकी समझ में आ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर आयुर्वेद महोत्सव प्यारे जो झांसी में, ठीक है। वाराणसी पर्यटन उत्सव ये प्यारे जो आपका वाराणसी में आयोजित होता है। फिर देखिए यमुना महोत्सव प्यारे जो मथुरा के विश्राम घाट पर यमुना महोत्सव लगाया जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 16, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है एल्यूमिनियम का संयंत्र है? उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर एल्यूमिनियम का संयंत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे जो ऑप्शन बी रेणुकूट, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना प्यारे जो रेणुकूट में स्थित है और याद रखना ये कहाँ है? तो प्यारे जो ये आपका सोनभद्र में स्थित है। रेणुकूट कहाँ है? तो आप कहोगे सोनभद्र में। दूसरी बात याद रखना प्यारे जो एक इंडस्ट्री है उसका नाम है हिंडाल्को। क्या नाम है उसका? हिंडाल्को। तो हिंडाल्को जो है इंडस्ट्रीज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और लिमिटेड LTD, ठीक है, लिमिटेड। ये कारखाना पहले जो 1962 में स्थापित किया गया था। दूसरी बात ये पहले जो आदित्य बिड़ला ग्रुप ने स्थापित किया। किसने? तो आप कहोगे आदित्य बिड़ला ग्रुप ने इसे जो है स्थापित किया और रेणुकूट में स्थापित होने की वजह से पहले जो इसे जो है एल्यूमिनियम का सिटी कहा जाता है या एल्यूमिनियम सिटी कहा जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम सिटी किसे कहते हैं? रेणुकूट को कहते हैं। कहाँ है? तो सोनभद्र में। पूरी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब देखिए उत्तर प्रदेश में पहले जो हम समझते हैं खनिज संसाधन, ठीक है। क्या समझेंगे? उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन। देखिए उत्तर प्रदेश में खनिज विकास की गति को बढ़ाने तथा खनिज आधारित औद्योगिकरण के लिए खनिज भंडारों की खोज के उद्देश्य से जो है भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय
की स्थापना की गई कब? तो 1955 में इसकी स्थापना की गई। किसकी? तो भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई? 1955 में की गई। सही है। उत्तर प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना जो मार्च 1974 में हुई। कब हुई? मार्च 1974 में। उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा 2020 में पूरी तरह से जो है समाप्त कर दिया गया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT का गठन किया गया 2016 में और इसका मुख्यालय बनाया गया जो नई दिल्ली। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो है पहली खनिज नीति की घोषणा की गई 1998 में। प्रदेश में दूसरी खनिज नीति की घोषणा मतलब स्थापित की गई मई 2017 में। ठीक है। आगे देखिए, भारत के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में उत्तर प्रदेश का भाग जो है लगभग 5% है। ठीक है। कोयला जो है जो ये सोनभद्र में निकाला जाता है और सिंगरौली खान है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र यहीं स्थित है। राज्य के कुल खनिज मूल्य का लगभग आधा हिस्सा कोयला का है। संपूर्ण भारत का स्थान लिए बैठा हुआ है जो कौन सा? 8वां। ठीक है। बॉक्साइट की बात करें तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, बांदा चंदौली में निकाला जाता है। हिंडोल को एल्यूमिनियम संयंत्र कहा जाता है। ठीक है। वहीं रेणुकूट सोनभद्र 1958 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। डोलोमाइट मैग्नीशियम है जो मिर्जापुर, कजराहट और सोनभद्र में जो है निकाला जाता है। चूना पत्थर मिर्जापुर, सोनभद्र, कजराहट, सहारनपुर में जो निकाला जाता है। ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। सोना की बात करें तो सोनभद्र में, शारदा एवं रामगंगा के रेतीली क्षेत्र में इसे जो निकाला जाता है। पायराइट्स सोनभद्र में इसे जो मूर्खों का सोना कहते हैं। किसका सोना? मूर्खों का सोना। किसे? तो पायराइट्स को। चाइना क्ले सोनभद्र में। अब एक बात ध्यान देना, ध्यान ये देनी है कि पायराइट्स जो है जो इसे जो है किसका? मूर्खों का सोना कहते हैं, क्योंकि ये सोने की तरह ही दिखता है पर सोना होता नहीं है। हीरा की बात करें तो बांदा व मिर्जापुर में निकाला जाता है। तांबा जो ये आपका ललितपुर में निकाला जाता है, सोनराई क्षेत्र में। ठीक है। चलिए देखिए, यूरेनियम या प्लेटिनम ललितपुर में निकाले जाते हैं। यूरेनियम का भंडार जो ललितपुर को कहा जाता है। संगमरमर मिर्जापुर व सोनभद्र में। और जिप्सम जिप्सम ये जो है आपका झांसी हमीरपुर में निकाला जाता है ग्रेफाइट के लिए। ठीक है। सेल खड़ी लिखने की खड़िया के रूप में प्रयोग होता है, हमीरपुर और झांसी में निकाला जाता है। एस्बेस्टस मिर्जापुर में जो भवन निर्माण सामग्री है, छत के टुकड़े, छत वगैरह में इसका प्रयोग होता है। ठीक है। फिर देखिए, सिल्का सैंड कांच बालू गंगा यमुना क्षेत्र में निकाली जाती है। जो प्रयागराज, मिर्जापुर, चित्रकूट। देश में उत्तर प्रदेश जो है इसमें दूसरे स्थान पर है। फिर देखिए, एंड्रूसाइड एल्यूमिनियम का है इसका जो सोनभद्र में देश में प्रथम स्थान है इसका। रत्न और आभूषण में इसकी आवश्यकता होती है। फिर देखिए, डायस्पोर एल्यूमिनियम का अयस्क है, हमीरपुर, झांसी। देश में जो इसका प्रथम स्थान है। टिकाऊ आभूषण के रूप में जाना जाता है। पत्थर और स्टोन के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है। जो 17 क्वेश्चन, सहारिया जनजाति किस जिले में निवेश करती है? ठीक है। किस जिले में जो है निवास करती है? तो सहारिया जनजाति जो आपका ललितपुर में निवास करती है। ठीक है। ललितपुर जिले में निवास करती है और ये जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में है। कहाँ है? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है। ये जनजाति बुंदेलखंड के अंतर्गत आती है। ठीक है। किसके अंतर्गत? बुंदेलखंड के। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनजाति के बारे में, अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब्स। किसकी? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जो पाई जाती है आपकी, वो सोनभद्र में, फिर बलिया में, फिर देवरिया में, 3 जगह पाई जाती हैं। देखिए, प्रतिशत में सर्वाधिक जनजाति की अगर बात करूं तो सोनभद्र में पाई जाती है। न्यूनतम जनजाति की अगर बात करूं तो बागपत और कन्नौज में पाई जाती है। ठीक है। प्रतिशत में न्यूनतम जनजाति की बात करूं तो बागपत, आप इसका उत्तर लगाना। ठीक है। प्रतिशत में। ठीक है। सर्वाधिक में सोनभद्र और जो है न्यूनतम की अगर बात करें तो बागपत लगाना। देखिए, दो स्थान, एक अयोध्या और एक जालौन में कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। ठीक है। ये ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं और बच्चे बहुत जल्दी लगा देते हैं। ठीक है। अब देखिए, 2011 में जनगणना में जनजाति की अगर बात करूं मैं तो आप ऐसे कह सकते हो 11,34,273 जनसंख्या थी। ठीक है। यूपी की जनजाति भारत की जनजाति का 0.5% है जो कुल जनसंख्या का है। ठीक है। किसकी? कुल जनसंख्या का।
मैंने बताया ना, यूपी की जनजाति जो है भारत की जनजाति का 0.57% है। अब अगर आपको कहीं भी 0.6% लिखा हुआ मिल जाता है तो वो भी ठीक है, लगा देना, मतलब 60 होगा ना, 60%। अब देखिए जनजाति में लिंगानुपात की बात करें तो 951 है, ठीक है। तो ये 2011 के अनुसार है। अगर सबसे बड़ी जनजातियों की बात करें तो प्यारे बच्चों थारू सबसे बड़ी जनजाति थी 2011 के अनुसार यूपी की, ठीक है, यूपी में, ठीक है। अब देखिए जनजाति यहाँ पर समझ लीजिए, इसमें पुरुष है और एक तरफ आपको महिला है। पुरुष की बात करें तो 5,81,082 थी, वहीं महिला की बात करें तो 5,53,190 थी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आइए, देखिए आगे बात करते हैं कि अनुच्छेद 342 के अनुसार 2003 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल 2 जनजातियां थी। कौन कौन सी? एक तो थारू, एक बुक्सा, जो पुरानी जनजाति के रूप में जानी जाती हैं। 2003 में 10 और जनजातियों को शामिल किया गया। इस प्रकार से अब जनजाति कितनी हो गई? तो इस प्रकार से अब जनजाति जो हो गई प्यारे बच्चों, वो आपकी 12 जनजातियां हो जाती हैं। देखिए जनसंख्या में सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति जो थी थारू थी, पीछे बताया था मैंने आपको। जनसंख्या में न्यूनतम आबादी वाली जनजाति जो थी वो बनरावत थी, ठीक है। थारी जनजाति के कुछ फैक्ट, अर्थात थारू जनजाति के जो कुछ फैक्ट हैं वो समझिएगा। लोगों की बात करें तो छोटा कद होता है, मुख चौड़ा होता है, पीली चमड़ी वाले होते हैं, ठीक है। मंगोल जाति के लक्षण इसमें आपको दिखाई देंगे और ये खुद को किरात वंश का बताते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर देखो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी में कुछ जनजातियां आपको देखने को मिलती हैं। इनका जो संयुक्त परिवार है वो मात्र सत्तात्मक था, ठीक है। बदलाव विवाह प्रथा थी, बहनों का आदान प्रदान, कहने का मतलब तू मेरी बहन से शादी कर ले और मैं तेरी बहन से शादी कर लेता हूँ। दहेज की बात करें तो दहेज का प्रचलन बिल्कुल नहीं था। विधवा विवाह प्रचलन था, ठीक है। भोज में ये लोग लठ मरवा भोज करवाते थे, ठीक है। आगे देखिए भोजन की बात करें तो चावल, सुअर, मुर्गी पालन करते थे। ये चावल खाते थे और सुअर, मुर्गी वगैरह ये जो है पालते थे, ठीक है। हिंदू धर्म को मान्यता थी इनमें और चोटी ये जो है रखते थे। विवाह की बात करें पक्का होने पर विवाह को ये पक्की पोड़ी बोला करते थे। त्योहार ये बजहर पर्व मनाते थे, ठीक है। और दीपावली को शोक के रूप में जो है मनाते हैं और पूर्वजों को याद करते हैं, भेंट देते हैं, जिसे रोटी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रोटी। भूत प्रेत और जादू टोना में ये लोग विश्वास रखते हैं। भगवान की बात करें तो देवी काली, भैरव, महादेव, लकड़ी को शिवलिंग का पूजन किया करते हैं, ठीक है। लकड़ी का शिवलिंग बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना और औषधि शिकार ये सब ये लोग जानते थे। लखीमपुर में जो है थारू जनजाति के विकास के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। होली पर ये लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो खिचड़ी नृत्य करते हैं। बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है, तो कोई गड़बड़ मत करना। अगला देखिए बुक्सा या भोक्सा जनजाति। कौन सी जनजाति? बुक्सा या भोक्सा जनजाति। पतवार राजपूत घराने से इनका संबंध है। बिजनौर जो है इनका क्षेत्र है। संयुक्त परिवार होता था, पितृ सत्तात्मक होता था, ठीक है। भोजन के रूप में मछली चावल का प्रयोग करते हैं। विवाह को अनुबंध मानते थे, ठीक है। इनमें जो है अनुलोम प्रतिलोम विवाह का प्रचलन है, ठीक है। अनुलोम का मतलब होता है उच्च जाति का निचली जाति से कर सकता है, प्रतिलोम का निचली जाति का ऊंची जाति से हो सकता है। तो अनुलोम विलोम का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो। हिंदू धर्म की मान्यता थी, ठीक है। बंदर, गाय, मोर का मांस खाना ये लोग वर्जित मानते थे, ठीक है। जैसे गाय आज भी वर्जित है, ठीक है, ऐसे ही ये लोग बंदर, गाय, मोर का मांस जो है खाना वर्जित था इनके लिए। भाषा की बात करें तो हिंदी और कुमाऊनी का मिश्रण था, ठीक है। देखिए यहां अगर बात करें बच्चों खरवाड़ जनजाति की, किसकी? खरवाड़ जनजाति की। तो देखिए यह जनजाति मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली में जो है ये जनजाति पाई जाती है। ये कत्था का व्यापार करती है। जो आप जानते होंगे पान खाने में जो कत्था का प्रयोग होता है ना, पान खाने में जो कत्था का प्रयोग होता है उसका ये प्रयोग जो है किया करते हैं, उसका व्यापार किया करते हैं, ठीक है। कर्मा नृत्य ये फसल कटाई के समय नृत्य किया करते हैं। फसल कटाई के समय कौन सा नृत्य करते हैं? तो कर्मा नृत्य करते हैं। धर्म की बात करें तो हिंदू है और भाषा जो है प्यारे बच्चों इनकी वो कौन सी है? भोजपुरी है। धर्म हिंदू है, भाषा भोजपुरी है। फिर देखिए माहीगीर जनजाति की बात करते हैं। यह जनजाति बिजनौर, नजीबाबाद में पाई जाती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये इस्लाम धर्म को मानते हैं, ठीक है। कौन से? माहीगीर जनजाति किसे मानती है? तो इस्लाम धर्म को मानती है। कार्य क्या है? तो मछुआरे मछली पकड़ना प्लस शिकार करना इनका अहम कार्य होता है। इसका वर्णन जो है माहीगीर जनजाति का महाभारत में देखने को मिला है। यहाँ प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना,
कुछ जनजातियां और भी हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगरिया की बात करें तो प्यारे बच्चों ये सोनभद्र की जनजाति है। सहरिया की बात करें तो ये ललितपुर में निवास करती है। पतारी जनजाति ये आपका सोनभद्र में निवास करती है। बैगा जनजाति ये भी आपका सोनभद्र में निवास करती है। पहरिया जनजाति प्यारे बच्चों सोनभद्र की है। भुइया जनजाति ये सोनभद्र की है। चेरो जनजाति सोनभद्र और वाराणसी दोनों जगह देखने को आपको मिल जाएगी। पानिका जनजाति ये मिर्जापुर प्लस सोनभद्र दोनों जगह प्यारे बच्चों देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने जनजातियों का पूरा जो है डेटा समझ लिया है। देखिए अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड क्षेत्र में वीर रस के साथ गाई जाने वाली योद्धाओं की कहानी किसमें है? ठीक है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आला। प्यारे बच्चों बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है वीर रस के रूप में जो है आला को गाया जाता है। ठीक है, देखिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति की। प्यारे बच्चों ये पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों हम सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं कहूँ तो उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश की संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 को हुई थी। ठीक है, ये कहाँ स्थित है इसका मुख्यालय प्यारे बच्चों? ठीक है, तो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, वहीं बात करें तो एक बात आपको याद रखना, अकादमी जो है ये प्यारे बच्चों आपकी नाटक अकादमी है। इसके अंतर्गत 4 संस्थाएं काम करती हैं। ठीक है, क्या क्या? एक तो आपकी अकादमी हो गई, एक आपकी अकादमी हो गई। एक प्यारे बच्चों आपका सर्वेक्षण कार्य करता है। कौन कार्य करता है? सर्वेक्षण। दूसरा आपके सांस्कृतिक केंद्र कार्य करते हैं। कौन? तो आप कहोगे सांस्कृतिक केंद्र। और तीसरा प्यारे बच्चों आपके इसमें कथक नृत्य आते हैं। कौन आते हैं? कथक नृत्य आते हैं या केंद्र आते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चौथा आपका अकादमी हो ही गया, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब कार्य क्या होता है? तो प्रदेश के नवोदित प्रतिभाशाली कलाकारों को प्रोत्साहन तथा परीक्षण प्रदान करना इनका काम होता है। अब देखिए राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना जो है 8 फरवरी 1962 को हुई थी। कहाँ इसका मुख्यालय? तो प्यारे बच्चों लखनऊ में है। ठीक है, फिर देखिए राष्ट्रीय कथक संस्थान, इसकी स्थापना 1988 से 89 के मध्य हुई थी। ये भी आपका प्यारे बच्चों लखनऊ से ही संबंधित है। अब देखिए भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र को संगीत का बाइबल कहा जाता है। किसको प्यारे बच्चों? तो नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? आप कहोगे संगीत का बाइबल कहा जाता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में संगीत कला का शुभारंभ वैदिक काल से ही शुरू हो गया था। और जानते होगे कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा करते हैं? तो सामवेद को कहते हैं। ठीक है, संगीत का जनक। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर बात करें तो मध्यकालीन संगीत परंपरा में अगर बात करें, मध्यकालीन वो तो वेदों की बात हो गई। ठीक है ना, अगर मध्यकालीन संगीत परंपरा में बात करें तो अमीर खुसरो का प्यारे जो बहुत अच्छा और एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अमीर खुसरो की बात करें तो प्यारे जो इनका जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली गांव कासगंज में हुआ है। ठीक है, पटियाली गांव कासगंज में हुआ है। एटा से भी संबंधित है लेकिन वो अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, वो अलग अलग जिले बना दिए गए थे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए प्यारे जो यहाँ कुछ फैक्ट हैं। वैसे तो एक बात और समझ सकते हो, क्या अमीर खुसरो ने ईरानी शैली की तरह जो है कव्वाली है, क्या प्यारे जो जैसे अगर बताऊं तो आप समझो कव्वाली है और आपका क्या बोलते हैं उसे दूसरा तराना है। ठीक है, कव्वाली हो गया, तराना हो गया। फिर एक होता है प्यारे जो, एक होता है आपका कौल कलवाना। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट है, एक कव्वाली है, एक तराना है। ठीक है, इन शैलियों को विकसित करने में जो है अमीर खुसरो का एक बहुत ही बड़ा हाथ है। वहीं अगर बात करें तो प्यारे जो संगीत की शास्त्रीय संगीत होता है, एक क्या होता है फिर जो, एक होता है आपका शास्त्रीय संगीत। कौन सा? तो एक होता है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत जो है इसकी 2 प्रमुख पद्धतियां हैं। कितनी पद्धतियां हैं शास्त्रीय संगीत की? 2। एक क्या है? हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और एक है फिर जो कर्नाटक संगीत पद्धति। कौन कौन सी? तो मैंने आपको बताया, एक तो हिंदुस्तानी याद रखनी है आपको और एक याद रखनी है आपको कर्नाटक। ठीक है, तो ये 2 पद्धतियां होती है। उत्तर प्रदेश से तो उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है। जैसे ध्रुपद है, ख्याल है, तराना है, ठुमरी है, धमार है, होरी है, टप्पा है, चतुरंग है, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जो आपकी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। सही, चलिए आइए देखिए बात करते हैं आला की।
आला देखिए बुंदेलखंड का जो है एक लोकगीत है और शुरुआत इसकी पैरवी जो है वो कहाँ से हुई है, महोबा से। इसमें जो है आला उदल की वीरता का वर्णन किया जाता है, ठीक है। फिर रसिया एक पॉइंट होता है पैरवी। तो ये ब्रज क्षेत्र का प्रमुख लोक संगीत है। कहाँ का है, तो ब्रज क्षेत्र का प्रमुख लोक संगीत है और राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग का इसमें जो है वर्णन किया जाता है। फिर एक शब्द होता है बिरहा। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में पैरवी इसको गाया जाता है और अहीर समुदाय द्वारा जो है आपका मुख्यतः गाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई और नहीं गाता, गाता है, लेकिन अहीर समुदाय भैंसिया वैसिया चराने जाते हैं, लड़के लड़कियां, तो ये सब खूब गाते थे इसको, ठीक है। फिर देखिए पति के विरह का एक पैरवी ये संगीत होता है, ठीक है। फिर देखिए विरहा के प्रथम गायक कौन है पैरवी, तो ये भी याद रखना, बिहारी यादव है। सोहर होता है पैरवी एक, तो ये अवध क्षेत्र में गाया जाता है और ये जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मतलब बच्चे के जन्म के समय इसको गाया जाता है। फिर देखिए रागनी और ढोला ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं और आगरा मेरठ में मुख्यतः ये जो है गाए जाते हैं। तो फिर जो यहाँ पर आपने केवल उसके फैक्ट समझे हैं, ठीक है। अब देखिए हम कुछ घरानों पर अध्ययन करेंगे। किस पर अध्ययन करेंगे, घरानों पर, ठीक है। घरानों पर जैसे अध्ययन करेंगे तो एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, जो आगरा घराना है, आगरा घराना है उसके जन्मदाता कौन है, तो खुदा बख्श व हाजी सुजान खान है प्यारे बच्चों। और जो हाजी सुजान खान है ये तानसेन जी के दामाद हैं, ठीक है। कौन, हाजी सुजान खान कौन है, तो प्यारे जो आप कहोगे तानसेन के दामाद हैं, ठीक है। वो वही अगर बात करें तो आगरा घराना प्यारे जो ये श्रृंगार रस से संबंधित है, ठीक है। फिर संगीतकार इसके कौन है आगरा घराने के, तो फैयाज खान है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा आ जाता है प्यारे जो आपका लखनऊ घराना, दूसरा लखनऊ। विकास की बात करें तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह जो शाह जी द्वारा जो है इसका विकास किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, ये ध्रुपद और ख्याल गायन के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं, तो ध्रुपद और जो है जो आपका ख्याल गायन के लिए जाने जाते हैं। पर देखिए खुर्शीद अली खान लखनऊ के पैर जो आपके रहने वाले हैं, ठीक है। और इनका संबंध जो है, इनका संबंध पहले जो ख्याल गायकी के पितामह माने जाते हैं। तो ख्याल गायकी के पितामह कौन माने जाते, तो आप कहोगे खुर्शीद अली खान। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए एक पॉइंट और, मल्लिका ए गजल नाम से मशहूर जो है बेगम अख्तर कहाँ से संबंधित है पहले जो, तो आप कहेंगे ये लखनऊ से संबंधित है, ठीक है। अब प्रमुख कलाकार देख लेते हैं, ठीक है। कौन देखते हैं, प्रमुख कलाकार। एक बात ध्यान देना, जैसे यहाँ पर बताएं तो विंदादीन महाराज, लच्छू महाराज, दुर्गा महाराज, शंभू महाराज, ये प्यारे बच्चों चार के चारों आपके किससे संबंधित है, तो ये कथक से संबंधित है। किससे संबंधित है, कथक से। वहीं आप देखो पंडित सखाराम और सादिक अली, ये दो जो पॉइंट है, ये प्यारे जो पंडित सखाराम जो है आपके ये पखावज वादक से संबंधित है और आपके सादिक अली प्यारे जो ये सारंगी वादक से संबंधित है, ठीक है। अब एक पॉइंट समझिए, देखो आपने आगरा समझ लिया, फिर लखनऊ घराना समझ लिया, बनारस घराना को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बनारस घराना को, इसके प्रवर्तक जो है मोदू खां के शिष्य पंडित राम सहाय को जो है माना जाता है। किसको माना जाता है, आप कहोगे मोदू खां के शिष्य पंडित राम सहाय को जो है बनारस घराना का प्रवर्तक माना जाता है। बनारस घराने से संबंधित दो पॉइंट और समझिए। देखिए बनारस घराना जो है वादन व गायन दोनों कलाओं के लिए जाना जाता है। किसके लिए, किसके, तो वादन भी होता है उसमें, गायन भी होता है, तो दोनों के लिए बनारस घराना जाना जाता है। बनारस घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ जो हैं वो प्यारे जो आपके ठाकुर, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठाकुर जयदेव सिंह है प्यारे बच्चों। कौन है, तो ठाकुर जयदेव सिंह। इनका संबंध प्यारे बच्चों किससे, तो आप कहोगे कि बनारस घराना का है। और ये प्यारे बच्चों जो है ठाकुर जयदेव सिंह को जो है संगीत शास्त्र का पितामह कहा जाता है। किसका प्यारे बच्चों, आप कहोगे संगीत शास्त्र का पितामह जो है माना जाता है। किसका, तो बनारस घराने का, बनारस घराने का। वैसे तो किशन महाराज, गुदई महाराज तबला वादक, ये जितने भी मतलब ये दोनों तबला वादक थे और इन दोनों का संबंध बनारस घराने से ही है, ठीक है। चलिए अब देखिए बात करते हैं प्रमुख कलाकार की, ठीक है। किसकी कलाकार, देखिए किशन महाराज, गुदई महाराज, ये किससे संबंधित प्यारे बच्चों, तबला वादक से। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक से हैं, ठीक है। हरि प्रसाद चौरसिया प्यारे बच्चों, ये चौरसिया गलत लिख गया थोड़ा सा, हाँ चौरसिया, ये बांसुरी वादक हैं, सही है। फिर आगे बात करेंगे तो गिरजा देवी, सिद्धेश्वरी देवी, ये प्यारे जो ठुमरी गायिका हैं। कहाँ, कौन सी गायिका है, ठुमरी। फिर देखिए छोटी मैना, बड़ी मैना और स्कूलन बाई, ये प्यारे जो ठुमरी टप्पा की गायिका हैं। किसकी, ठुमरी और टप्पा की गायिका हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब एक बात समझ लो, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत एवं प्रचलित क्षेत्र, जैसे देखो एक तो यहाँ पर देखना आपका पूर्वांचल की बात करें। किसकी, पूर्वांचल की, तो जैसे कजरी है, पूर्वांचल में क्या है प्यारे बच्चों, कजरी है। दूसरा प्यारे बच्चों आप कहोगे कि झूमर है,
झूमर। पूर्वांचल क्षेत्र में क्या क्या प्रसिद्ध है? तो कजरी हो गया, झूमर हो गया, फिर जो दूसरा विरहा। ये पूर्वांचल के लोग जो है इन चीजों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। दूसरा एक होता है चैता, एक होता है चैता, और इसी में एक मात्रा लगा दो तो एक हो जाएगा चैती। तो चैता और चैती दोनों प्रसिद्ध है। एक होता है प्यारे जो दादरा, तो ये कहाँ के हैं? तो ये आपके पूर्वांचल क्षेत्र के। ब्रज क्षेत्र की बात करें तो जैसे आपने सुना होगा रसिया, ठीक है, आए गए रसिया बागन में, ठीक है, तो रसिया हो गया। फिर देखिए प्यारे जो होरी, होरी, और जब होरी होती है तो वहीं पर ये लोग क्या करते हैं? फाग गाते हैं। क्या गाते हैं? फाग। फिर देखिए लांगुरिया, आपने खूब सुना होगा, ठीक है, लांगुरिया शब्द, तो ये भी कहाँ से संबंधित है? ब्रज से ही संबंधित है, ठीक है। फिर देखिए मल्हार है, मल्हार, ये भी प्यारे जो आपका ब्रज से ही संबंधित है। ये रसिया, होरी, फाग, लांगुरिया, मल्हार, ये सारे आपके ब्रज से संबंधित है। अवध की बात करें प्यारे जो, अवध की, तो देखिए आपने सुना होगा सोहर। क्या सुना होगा? सोहर। फिर एक होता है फिर जो बधाई, बधाई दो, उसमें वो मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोग खूब नाचते हैं, ठीक है, डांस वगैरह करते हैं, ठीक है। तो देखिए सोहर है, बधाई है, संस्कार गीत हैं, संस्कार गीत भी गाए जाते हैं। और फिर जो एक शब्द होता है सावनी, ये भी गाए जाते हैं, ठीक है। एक शब्द होता है आपका झूला गीत। कौन सा गीत? झूला गीत प्यारे बच्चों, तो ये भी खूब गाया जाता है। तो यहाँ पर आपने जो है ये 3 पॉइंट समझ लिए और इन तीनों में बहुत एरिया आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये नृत्य समझना, जैसे अगर बात करें धीवर नृत्य, कौन सा प्यारे बच्चों? धीवर नृत्य। ये प्यारे बच्चों कहार जाति द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? कहार गाया जाता है, मतलब गाते भी हैं और नृत्य भी करते हैं। तो धीवर नृत्य, ये नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर विशेष रूप से कहार जाति के द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें घोड़ा नृत्य पर, जो कौन सा नृत्य? घोड़ा नृत्य। तो एक बात ध्यान देना, जो घोड़ा नृत्य ये बुंदेलखंड का नृत्य है। कहाँ का है पर? तो बुंदेलखंड का है, वहाँ के लोग जो है इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और देखो एक बात ध्यान देना, एक होता है घोड़ा नृत्य और एक होता है कठ घोड़वा नृत्य। कौन सा पर? तो एक नृत्य आप याद रखेंगे यहाँ पर, कठ घोड़ावा नृत्य, ठीक है। कौन सा हो गया? कठ घोड़ावा नृत्य हो गया। ये प्यार जो आपका पूर्वांचल का है। कहाँ का है? पूर्वांचल का नृत्य है, ठीक है। तो पूर्वांचल में जो है आपका मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ों पर बैठकर नृत्य करते हैं, मतलब जो लकड़ी बकड़ी के बनाए जाते हैं, सही है। देखिए धुरिया नृत्य की बात करें, जो धुरिया नृत्य है पर जो ये है तो बुंदेलखंड का ही, लेकिन वहां पर जो कुम्हार जाति होती है, कौन सा? कुम्हार, जो मिट्टी का कार्य करते हैं ना, कुम्हार जाति के द्वारा जो है इसे किया जाता है। फिर एक होता है नटवरी नृत्य। कौन सा नृत्य? नटवरी नृत्य। ये पर जो मध्य प्रदेश का आपके पूर्वांचल क्षेत्र के, किसके? पूर्वांचल क्षेत्र के जो अहीर समुदाय के लोग होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। हालांकि ये मैंने पीछे भी बताया था, ठीक है। धोबिया नृत्य धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। जो कौन सा? धोबिया। तो ये ध्यान रखना, अब जैसे धोबिया लगा है तो बताने की जरूरत है कि कौन सा समुदाय करेगा, फिर तो वो धोबी ही करेगा ना, धोबी ही करेगा। अब जैसे एक मयूर नृत्य है प्यारे जो, कौन सा? मयूर नृत्य। तो मयूर का संबंध डायरेक्टली कहाँ से है? ब्रज क्षेत्र से। तो ब्रज क्षेत्र के लोग करते हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? प्यारे बच्चों लखनऊ जो है आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और गोमती जो है सहायक किसकी है? गोमती जो है सहायक किसकी है? तो गंगा की सहायक है। किसकी सहायक है प्यारे बच्चों? गंगा नदी की सहायक नदी है। और अब जल्दी से समझ लेते हैं प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश की नदियां, ठीक है। किसे? उत्तर प्रदेश की नदियां। सबसे पहले बात करेंगे हम गंगा नदी की। तो देखो आप यहाँ पर देखो, गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है प्यारे जो? उद्गम कहाँ से? तो गंगोत्री हिमनद से होता है। किसका? तो प्यारे जो गंगा का नहीं बल्कि भागीरथी नदी का होता है। किस नदी का? भागीरथी नदी का उद्गम होता है। कहाँ से? तो आप कहोगे गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगा तो ये हरिद्वार में नाम पड़ता है इसका, वहां से तो भागीरथी के नाम से एक धारा निकलती है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। तो वहां से गंगा नहीं गंगोत्री निकलती है। अन्य नाम पर जो गंगा के जैसे पद्मा है, जानवी है, सुरसरी है, देव नदी है, भागीरथी है, तो ये सब गंगा के पर्यायवाची रूप में काम करेंगे, ठीक है। उद्गम स्थल पर जो तो गंगोत्री हिमनद हो गया। कहाँ से? तो उत्तराखंड राज्य के गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से जो है उद्गम होता है। कुल लंबाई की अगर पैर तो वैसे तो 2525 किलोमीटर है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में कितने? 1450 किलोमीटर है। कहने का मतलब 1450 किलोमीटर है। ये पॉइंट पर जो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने एग्जाम की दृष्टि। देखिए अगर मुहाने की बात करें, किसकी? मुहाने की। तो जो मुहाना है गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में प्यारे जो प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? बांग्लादेश में। इसमें मैप में थोड़ा सा देखो, ये घूम घाम के निकली हुई इधर को, ठीक है। जहां इसे जो है पद्मा नाम से जाना जाता है।
पद्मा में ही जब ब्रह्मपुत्र नदी आकर गिरती है, जिसे बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, क्या? पद्मा में ही जब ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है, तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना अलग है, यमुना अलग है। यमुना तो फिर जो कालिंदी नदी को कहा जाता है, ठीक है, वो अलग विषय हो गया। तो ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, वो आकर जब मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। मुहाना बढ़िया तरीके से ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं पहले जो, ठीक है। अब देखिए, गंगा की सहायक नदियां दो प्रकार से समझिए, एक जो बाएं तट से गिरती हैं और एक जो दाएं तट से गिरती हैं। बाएं तट से गिरने वाली रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, शारदा है और गंडक नदी है, ठीक है। दाएं तट से गिरने वाली यमुना है, टोंस है और फिर जो आपका सोन नदी है। गंगा नदी प्रदेश के बिजनौर जनपद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से एंट्री लेती है, कहां से प्रवेश करती है, तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से होकर जो है पहले जो ये आपकी प्रवाहित होती है। अब देखना यहाँ पर, देखिए 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा देने का आदेश दिया था, ठीक है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख शहर हैं, तो उसमें एक तो प्रयागराज है, वाराणसी, कानपुर, ये पहले जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर कन्नौज हो गया, बिठूर हो गया, मिर्जापुर हो गया, गाजीपुर, बलिया आदि जो है इसके अंतर्गत आते हैं। वही नवंबर 2008 में, कब जो 2008 में इसे जो है जो आपका राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। राष्ट्रीय नदी किसे? तो गंगा को ही राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। और मीठे पानी वाली दुर्लभ डॉल्फिन, कौन प्यारे जो? डॉल्फिन, डॉल्फिन। तो मीठे पानी वाली दुर्लभ डॉल्फिन इसी नदी में पाई जाती है। और भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव प्यारे जो, इसे डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था। गंगा नदी में प्रदूषण के नियंत्रण पर कंट्रोल करने के लिए, इसकी सफाई के लिए 2014 में प्यारे बच्चों 2014 में एक योजना शुरू की गई, जिसका नाम दिया गया नमामि गंगे, ठीक है। नमामि गंगे नाम की एक परियोजना प्रारंभ की गई। गंगा नदी के जल में प्यारे जो बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है, जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देता। इसीलिए प्यारे जो इसमें जो है कभी भी कितने भी दिन ये पानी क्यों ना रखा रहे, क्यों? क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक जो है जीवाणु है, तो उसमें कीड़े नहीं पड़ने देता। ये क्वालिटी है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्वालिटी गंगा नदी के पानी में है, ठीक है। आ जाओ दूसरी गंगा देख लेते हैं हम, रामगंगा नदी, ठीक है। रामगंगा नदी को स्टडी करेंगे अब। उद्गम स्थल पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है प्यारे बच्चों, उत्तराखंड से ही निकलती है, ठीक है। मुहाना, कन्नौज, इत्र नगरी के निकट जो है गंगा नदी में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, मिल जाती है उसमें। शिवालिक श्रेणी को पार करते हुए नैनीताल से बहते हुए जिम कॉर्बेट उद्यान उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के समीप जो है ये मैदान में एंट्री लेती हैं। तो ये एंट्री भी आपको उत्तर प्रदेश की याद रखनी है, ठीक है। मैदानी यात्रा के 24 किलोमीटर के उपरांत कोह नदी इसमें जो है मिल जाती है, ठीक है। तो ये रामगंगा का इंपॉर्टेंट पॉइंट उत्तर प्रदेश की दृष्टि से आप याद रखना। दूसरी बात करें गोमती नदी, गोमती नदी तो देखिए इसका उद्गम स्थल फुलहर झील, पीलीभीत जिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ से होता है प्यारे जो? फुलहर झील पीलीभीत जिला से होता है। ये प्यारे जो मैदान से ही हो जाता है इसका उद्गम, ठीक है। मुहाना गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थान पर गंगा में ये प्यारे जो मिल जाती है, ठीक है। गोमती नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा? लखनऊ व जौनपुर। सई नदी इसकी प्रमुख जो है सहायक नदी है, ठीक है। दूसरा नाम प्यारे बच्चों, दूसरा घाघरा, ठीक है। घाघरा नदी उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट मापचाचुंग हिमनद, तिब्बत के पठार से जो है इसका रिलीजन है, मतलब निकलती है, वहां से रिलीज होती है, ठीक है। मुहाना की बात करें तो बिहार में छपरा के समीप गंगा नदी में प्यारे जो इसकी एंट्री हो जाती है, ठीक है। सहायक नदियां सरयू, शारदा, राप्ती, छोटी गंडक, ये है फिर जो आपकी घाघरा की सहायक नदियां। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखिए ये नदी कुछ दूर तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा भी बनाती है, काफी दूर तक, ठीक है। इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका संबंध डायरेक्टली भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए जिसको सरयू नदी बोला जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर, इससे क्वेश्चन बहुत बने हैं फिर जो घाघरा नदी से, बहुत, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे बात करते हैं हम राप्ती नदी की। किसकी? राप्ती नदी की। तो राप्ती नदी इसका उद्गम स्थल पर जो नेपाल के लघु हिमालय श्रेणी में स्थित धौलागिरी के दक्षिण में रुकुमकोट के निकट से होता है, ठीक है। कहां से? रुकुमकोट के निकट से। फिर देखिए मुहाना देवरिया के बरहज नामक स्थान पर घाघरा नदी जो है इस पे मिलती है, ठीक है। फिर देखिए गोरखपुर राप्ती के किनारे स्थित है। गोरखपुर किसके किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे
स्थित है। और रोहिणी जो है प्यारे बच्चों इसकी मुख्य सहायक नदी है। किसकी? तो राप्ती नदी की। राप्ती की एक उत्तरी मुख्य शाखा जो है बूढ़ी गंडक कहलाती है। जो उत्तरी मुख्य शाखा जो है प्यारे बच्चों उसको किस नाम से जाना जाता है? तो बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है। फिर बात करेंगे प्यारे बच्चों हम चंबल नदी की। किसकी? चंबल नदी। उद्गम स्थल ओरिजिन कहाँ है इसका प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मऊ स्थित जाना पाव पहाड़ी से होता है। कहाँ से? तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मऊ स्थित जाना पाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। वहीं इसके मुहाने की बात करें तो मुरादगंज के पास इटावा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी से प्यारे बच्चों ये आपकी मिल जाती है। कौन सी? तो चंबल। ठीक है। एक नदी प्यारे बच्चों और है जिसका नाम है बेतवा। क्या नाम है प्यारे बच्चों? बेतवा। तो बेतवा नदी है जो इसका प्यारे बच्चों जो उद्गम होता है, उद्गम जो होता है ये मध्य प्रदेश से होता है। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से। और जिला कौन सा है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे रायसेन जिला। ठीक है। तो आप कहोगे बेतवा का उद्गम कहाँ से होता है? तो आप कहोगे मध्य प्रदेश के रायसेन जिला। और ये प्यारे बच्चों जिला है और गाँव अगर पूछता है तो कुमरा गाँव से होता है। ठीक है, कुमरा गाँव से। और ये प्यारे बच्चों आपका एक हमीरपुर पड़ता है। ठीक है, हमीरपुर के पास जो है प्यारे बच्चों ये आपकी यमुना नदी में मिल जाती है। तो निकलती कहाँ से? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से। कौन सा गांव है? तो प्यारे बच्चों कुमरा गांव है। और किसमें जो है ये मिलती है आगे? तो यहाँ पर जो है आपका एक स्थान पड़ता है हमीरपुर। हमीरपुर में जो है यमुना जो है बेतवा से मिल जाती है। बिल्कुल आप ये समझ लो जैसे ये हमीरपुर ऐसे बसा हुआ है। ठीक है, हमीरपुर ऐसे बसा हुआ है। तो इस साइड से प्यारे बच्चों निकल रही है कौन सी? यमुना। और इसके इस साइड से प्यारे बच्चों आपकी निकल रही है बेतवा। वो ऐसे आकर यहाँ पर प्यारे बच्चों आपकी यमुना में गिर जाती है। ठीक है, इस जगह। तो ये मुहाना है प्यारे बच्चों। तो इसीलिए इसको हमीरपुर मुहाना बोला गया है। अब एक बात ध्यान देना, एक बात ये भी आपको प्यारे बच्चों ध्यान देनी है कि जो यमुना नदी है उसमें एक तो बेतवा हो गई, एक केन हो गई, ऐसी बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं। ठीक है, तो यमुना की सहायक नदी है प्यारे बच्चों ये आपकी बेतवा। दो छोटी छोटी सी नदियां और समझ लेना। एक प्यारे बच्चों टोंस नदी है। कौन सी? एक टोंस। ठीक है, टोंस नदी की अगर बात करें, टोंस नदी की अगर बात करें प्यारे बच्चों तो ये इसका उद्गम कहाँ है? सो कैमूर की पहाड़ी। कहाँ से प्यारे बच्चों? आप कहोगे कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, कैमूर की पहाड़ी से उद्गम है। और कैमूर की पहाड़ी के प्यारे बच्चों में स्थित मैहर के निकट तमसा कुंड एक स्थान है। कौन सा? तो तमसा कुंड। तमसा कुंड, कैमूर की पहाड़ी तमसा कुंड से निकलती है प्यारे बच्चों। और इसका मुहाना के तो प्रयागराज के निकट जो है प्यारे बच्चों ये गंगा में मिल जाती है। प्रयागराज के निकट गंगा में मिलती है, ये भी ध्यान रखना। एक है प्यारे बच्चों आपकी सोन नदी। एक कौन सी है? सोन नदी। सोन की बात करें तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो आप कहोगे अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और अमरकंटक की पहाड़ी प्यारे बच्चों कहाँ पड़ती है? तो ये मध्य प्रदेश में। और एक बात याद रखना, ये भी सोन कुंड नामक स्थान से जो है निकलती है। और मुहाना प्यारे बच्चों इसका कहाँ है? तो पटना में। मुहाना कहाँ है? आप कहोगे सर पटना के पश्चिम में आरा के निकट गंगा नदी से ये मिल जाती है। ठीक है, किससे मिलती है? सोन नदी। तो आरा के निकट पटना में कहाँ? पटना के पश्चिम में आरा के निकट गंगा नदी मिल जाती है। और सोन की प्यारे बच्चों सहायक नदियों की अगर बात करें तो जैसे इसमें जो है बनास है, गोपद है, रिहंद है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और इस नदी को प्यारे जो सबसे बड़ी बात यह है कि स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्वर्ण नदी के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये पॉइंट प्यारे जो आपके उत्तर प्रदेश की नदियों से संबंधित है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों बात करेंगे यूपी की प्रमुख योजनाओं की। 2026 के अकॉर्डिंग बात करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, ये प्यारे बच्चों 2025 में सरकार द्वारा चलाई गई। योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया था। ठीक है, शुरुआत आप समझ ही गए होंगे कि 2025-26 के बजट से हुई। उद्देश्य से कॉलेज जाने वाले मेधावी छात्राओं को, मतलब लड़कियों को है। ठीक है, क्योंकि नाम ही है उसका रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो लड़कियों को मुफ्त स्कूटी प्रदान करना ताकि उच्च शिक्षा में परिवहन की बाधा जो है दूर हो सके, बच्चियों को दिक्कत ना पड़े। बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। ये पहली योजना हो गई। ठीक है, ज्योतिबा फूले श्रमिक कन्यादान योजना, इसकी शुरुआत भी प्यारे बच्चों 2025 में हुई। उद्देश्य से श्रम विभाग में जितने भी पंजीकृत श्रमिक हैं उनकी बेटियों के विवाह के लिए जो है वित्तीय सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इसमें सजातीय विवाह करने पर, कौन सा विवाह करने पर? सजातीय विवाह करने पर 55,000 और अंतरजातीय विवाह करने पर 61,000 रुपए। ठीक है, 61,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, पर देखिए बजट 2027 के अनुसार है, मान लो 26-27 के अनुसार है। ठीक है, 2026-27 के अनुसार रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे आइए। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना। ठीक है, इसकी घोषणा हुई थी मार्च 2026 में। तो ये 2026-27 के बजट में है। ठीक है, उद्देश्य जो है प्यारे बच्चों
राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए नए औद्योगिक हब विकसित करना। ठीक है, इसके लिए 575 करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया है। आप इसका बजट भी दिमाग में रखना। ठीक है, टेक युवा समर्थ युवा योजना, तो ये जो है पहले जो इसकी घोषणा जो हुई थी वो मार्च 2026 में हुई थी। एआई मिशन के तहत इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, उद्देश्य की बात करें पहले तो राज्य के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और उभरती हुई तकनीकी या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग देना ताकि वे वैश्विक स्तर पर रोजगार प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इसमें जो है एआई से संबंधित एक मिशन होगा, ये आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ठीक है, इसकी अगर बात करें तो प्रारंभ 15 फरवरी 2021 को हुआ था और प्यारे बच्चों ये जो है बसंत पंचमी के दिन इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें जो है आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, नीट, जेई जैसे जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनकी तैयारी कर रहे हैं निःशुल्क, मतलब सरकार ने निःशुल्क कोचिंग और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए जो है इसकी शुरुआत की और इसमें जो है इसमें छात्रों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। ठीक है, फिर बात करें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसकी शुरुआत जो हुई 15 सितंबर 2018 को हुई। कब हुई प्यारे बच्चों? आप कहोगे 15 सितंबर 2018 को हुई। उद्देश्य क्या है इसका? युवाओं को अपना खुद का उद्योग या सेवा केंद्र शुरू करने के लिए जो है आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगर आप अपना रोजगार शुरू करते हो तो उद्योग अगर शुरू करोगे तो 5-6 लाख तक, ठीक है, और सेवा क्षेत्र में आपको 10 लाख तक का ऋण जो है मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ इसका? तो 25 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ हुआ। उद्देश्य क्या है? तो बेटियों के जन्म से लेकर उनकी उच्च शिक्षा तथा तक आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, ताकि भ्रूण हत्या रोकी जा सके। ठीक है, तो ये याद रखना, इसमें जो है सरकार आपको पैसे देगी। ठीक है, जैसे लोगों को लगता है कि यार लड़की पैदा होगी तो वो उसका वध करवा देते हैं, हॉस्पिटल में ही मरवा देते हैं, जिसे लिखा होगा, आपने देखा होगा कि भ्रूण लिंग जांच परीक्षण अपराध है। ठीक है, तो ऐसे अस्पतालों में लिखा होता है ना, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये योजना चलाई। हत्या रोजी बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें जो है हाल ही में इसकी राशि बढ़ाकर प्यारे बच्चों 25,000 कर दी गई है, जो पहले 15,000 थी। तो ये प्यारे बच्चों अलग अलग रूप में दी जाती है। ठीक है, जन्म के समय कुछ और, 5वीं में कुछ और, 10वीं में कुछ और, ऐसे करके ग्रेजुएशन के लिए कुछ और राशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसकी शुरुआत जो है अक्टूबर 2017 में की गई थी। उद्देश्य जो है गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों की जो है शादी कराना। इसका उद्देश्य दहेज प्रथा को रोकना और गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करना है। ठीक है, वित्तीय सहायता की बात करें तो योजना के तहत प्रति जोड़े को कुल 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें शायद 60,000 रुपए जो है डायरेक्टली लड़की के अकाउंट में जाएंगे और 40,000 का सामान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। फिर देखिए यूपी मुफ्त टेबलेट स्मार्टफोन योजना। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो आधिकारिक नाम पे जो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है इसका। लेकिन प्रारंभ की अगर बात करें तो 25 दिसंबर 2021 को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। ठीक है, बात करें तो शुरुआत इसकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हुई। इकाना स्टेडियम लखनऊ से इसकी शुरुआत हुई थी। और बात करें तो उद्देश्य राज्य के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। तो ये कब शुरू हुई? तो प्यारे बच्चों ये शुरू हुई आपकी 2021 में। सन बहुत पूछता है। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। ठीक है, औपचारिक रूप से 24 जनवरी 2025 उत्तर प्रदेश दिवस के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य युवाओं को एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में उद्यमी बनाने के लिए जो है उसे प्रोत्साहन देना। ठीक है, योजना के तहत सरकार 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण जो है प्रदान करेगी और प्रति वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करने का लक्ष्य है। ठीक है, लक्ष्य की बात करें तो सरकार का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना है, जिसके तहत हर साल 1 लाख युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। प्यारे बच्चों, भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश की बात करूं अगर मैं, तो उत्तर प्रदेश की ही योजनाएं आप पढ़ के ये कहोगे कि यार हमारा देश, हमारा राज्य तो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा। हाँ, बात ठीक है। एक्चुअल में होता तो सब कुछ वैसा ही है। योगी आदित्यनाथ बजट भी देते हैं, लेकिन जो नीचे कुकुरमुत्ते टाइप के आदमी बैठे होते हैं, जिनका पेट उनकी सैलरी से नहीं भरता, तो वो इन योजनाओं में भी लंका लगाने को बैठ जाते हैं। ऊपर से प्यारे बच्चों अगर 500 करोड़ रुपए पास हो गया ना, ऊपर से किसी चीज के लिए 500 करोड़, तो नीचे आते आते ससुरा 5 करोड़ ही बचता है। मतलब इतना खा जाते हैं वो।
इतना तो खा जाते हैं, ऊपर से जहां से पैसा पारित होता है वहां तक जो योजना आपको मिल रही है वहां तक सब खत्म। और होता क्या है कि वो 5 करोड़ भी मान लो बांट दिया 150 लोगों में, बाद में नेता आता है फोटो वोटो खिंचवा लेता है, कह देता भाई योजना कंप्लीट, योजना कंप्लीट। इस प्रकार की योजनाएं चलती हैं, ठीक है। क्या होगा, देश तो गड्ढे में जाएगा ही, यहाँ नेता अपना पेट भरता है प्यारे बच्चों। देखिए आगे बात करता हूँ, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, इसकी शुरुआत हुई जुलाई 2023 से, ठीक है। उद्देश्य नीलगाय, सुअर और आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए खेतों के चारों ओर जो है सोलर फेंसिंग, हल्का 12 वोल्ट का करंट का तार लगाया जाता है। जैसे मान लो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, तो थोड़ा सा एक तार लगा दिया जाता है जिसमें हल्का 12 वोल्ट का करंट छोड़ा जाता है जिससे झटका लगे, ठीक है। जानवरों को बिना नुकसान पहुंचाए भगाने वाली इस तकनीक के लिए सरकार प्रति हेक्टेयर लागत का 60% अधिकतम 1.43 लाख रुपए का जो है अनुदान देती है, ठीक है। अब देखिए यूपी एग्रीज, उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम परिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण, ठीक है। तो ये विश्व बैंक समर्थित एक व्यापक प्रोजेक्ट है जिसे योगी आदित्यनाथ ने 28 जनवरी 2025 को लॉन्च किया था, ठीक है। बचत और वित्त पोषण, ये 4000 करोड़ की परियोजना है जिसमें 2737 करोड़ का ऋण विश्व बैंक से जो है प्राप्त हो चुका है। तो ये बात आप यहां पर याद रखेंगे, सही है। आगे आइए, देखिए जीरो पॉवर्टी स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसमें तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है। जीरो पॉवर्टी स्कीम, देखिए जिसे अब आधिकारिक तौर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इसका लक्ष्य जो है राज्य के हर परिवार को गरीबी रेखा से बाहर निकालना है, ठीक है। घोषणा की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 15 अगस्त 2024 को घोषित और 2 अक्टूबर 2024 गांधी जयंती को आधिकारिक तौर पर इसे लॉन्च किया गया। नाम परिवर्तन की बात करें तो 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अंबेडकर साहब के नाम पर इसे रख दिया गया था, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी। लक्ष्य तिथि प्रथम चरण में अत्यंत निर्धनता को 2 अक्टूबर 2025 तक समाप्त करने का जो है लक्ष्य। भाई साहब कुछ नहीं होगा, गरीबी और बढ़ जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, फालतू की बातें हैं ये सब, ठीक है। बजट की बात करें 2025-26 इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जो है 250 करोड़ का आवंटन किया गया है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। प्रारंभ वर्ष की बात करें तो 2018-19 से ये जो आपकी शुरू होती है। उद्देश्य की बात करें तो उन परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना जो केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना से छूट गए थे, ठीक है। लाभ की बात करूं तो सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का जो है मुफ्त कैशलेस इलाज। दस्तावेज की बात करें तो लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जो है इसमें जारी किया जाता है। देखिए नंद बाबा दुग्ध मिशन, नंद बाबा दुग्ध मिशन मिल्क मिशन है जो शुरुआत की बात करें तो जून 2023 में हुई और बजट इसका 1000 करोड़ का है, ठीक है। उद्देश्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाए जाने के लिए इसकी स्थापना जो है इसकी शुरुआत जो है की गई है। किसानों को गायों की अच्छी नस्ल खरीदने के लिए प्रोत्साहन करेगी, ठीक है। नस्ल सुधार, स्वदेशी गायों साहिवाल है, गिर है, थारपाकर है, गंगातीरी के पालन को बढ़ावा देना। फिर देखिए एक बात याद रखनी है प्यारे बच्चों आपको, नंदनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश में सितंबर 2023 में शुरू की गई थी और अम्ब्रेला मिशन इसी से संबंधित है। क्वेश्चन कहेगा अम्ब्रेला मिशन किस योजना से संबंधित है, आप कहोगे अम्ब्रेला मिशन नंदनी कृषक समृद्धि योजना से संबंधित है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए मिशन महिला सारथी, मिशन महिला सारथी ये लॉन्च हुआ पहले जो आपका अक्टूबर 2023 में, कहां से तो अयोध्या से, ठीक है। विशेषता इसमें यूपी रोडवेज यूपीएसआरटीसी की 51 बसों को जो है हरी झंडी दिखाया गया जिन्हें जो है महिला ड्राइवर और महिला कंडक्टर द्वारा संचालित किया गया। प्यारे भी जो आप उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां वगैरह निकलती हैं उसमें अच्छी खासी मात्रा में ये समझ लो महिलाओं की भर्ती निकलती है, खासकर बसों वगैरह में, ठीक है। तो ये बात याद रखना, मिशन महिला सारथी योजना बसों से संबंधित है और अक्टूबर 2023 में इसे शुरू किया गया था। अटल आवासीय विद्यालय, देखिए अगर इसकी बात करो शुभारंभ इसका सितंबर 2023 में हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी द्वारा वाराणसी में उद्घाटन इसका किया गया था। और विवरण की बात करो तो राज्य के सभी 18 मंडलों में जो है श्रमिकों के बच्चों के लिए जो है मुफ्त आवासीय शिक्षा की व्यवस्था की गई। 6 से 12 तक इसका स्ट्रक्चर देख लो पर जो बड़ा शानदार जो है व्यवस्था की गई है। ये ऐसे कार्य करेगा जैसे आपने नवोदय का नाम सुना होगा, सैनिक स्कूल का नाम सुना होगा, ऐसे पर जो ये कार्य करेगा, ठीक है।
आ जाओ पंचामृत योजना। पंचामृत योजना की बात करें तो इसे लॉन्च किया गया था अगस्त 2022 में। उद्देश्य है गन्ने की खेती की लागत कम करना। ठीक है, गन्ने की खेती की जो है पहले जो लागत कम करना और किसानों की आय को है दोगुनी करना। आय तो दोगुनी मोदी जी भी कर रहे थे, पर मुझे लग रहा है सवागुनी भी नहीं हुई। नाम मात्र की योजनाएं होती हैं। ठीक है, 5 तकनीकें फिर जो ट्रेंच विधि, पेड़ी प्रबंधन, कचरा माल्चिंग और ड्रिप सिंचाई और जो है फसल के लिए इसमें जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना इसे लॉन्च किया गया था पहले जो 30 मई 2021 को। ठीक है, लाभार्थी वे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को पहले जो है खो दिया था। ठीक है, अपने अभिभावकों को खो दिया था कोविड-19 में। ठीक है, वित्तीय सहायता 4,000 रुपए प्रतिमाह 18 वर्ष की आयु तक इनको दिया जाएगा। ठीक है, लड़कियों की शादी के लिए जो है 1.1 लाख की जो है एक मुफ्त सहायता मिलेगी। ठीक है, शादी के लिए। ठीक है, फिर देखिए बात करेंगे पहले जो बीसी सखी योजना। कौन सी योजना? आप कहेंगे सर बीसी सखी योजना। ठीक है, बीसी सखी योजना जो है इसकी शुरुआत 22 मई 2020 में की गई थी पहले जो। और इसका एक मुख्य काम जो रहता है वो ये रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जाकर जो है बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कराना। ठीक है, पैसे जमा कराना, निकालना, उपलब्ध कराना, ये सारी चीजें जो है बीसी सखी के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें जो है महिलाओं को बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट को रोजगार जो है दिया गया था उसके तहत। ठीक है, आ जाओ आगे देखिए मित्र वन पहल। मित्र वन पहल, ठीक है, इसकी शुरुआत तरफ जो आपकी हुई जुलाई 2024 में और इसका काम किया तो वृक्षारोपण जन अभियान के तहत इसकी शुरुआत जो है पहले जो की गई थी, अर्थात वृक्ष लगाए जाएंगे। उद्देश्य क्या था? उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर विशेष मित्र वन जो है स्थापित करना, अर्थात बहुत वनों को उजागर करना है। 2024 में कुल 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। याद रखना पहले जो कितने, तो 35 करोड़ पौधों को लगाने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। फिर देखिए बात करेंगे मुखबिर योजना। पहले जो मुखबिर योजना है, जो मुखबिर योजना है ये आपकी जो है बच्चियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? बच्चियों से संबंधित बहुत अच्छी योजना है। ठीक है, प्रारंभ अगर बात करें तो ये योजना 24 जून 2017 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है लॉन्च की गई थी। ठीक है, और अगर बात करें तो कानूनी आधार क्या, ये योजना पीसीपी एनडीटी अधिनियम 1994 के तहत जो है लागू किया गया। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम के सख्त क्रियान्वयन के लिए जो है शुरू की गई थी। इसमें जो है आपको इसमें जो है पहले जो अगर कोई अस्पताल में या कोई कहीं भी अगर प्रसव पीड़ा खत्म करता है या कुछ करता है उसकी जानकारी आप देते हो तो डायरेक्टली 2 लाख का इनाम है। इनाम जरूर याद रखना। ठीक है, कि भाई ऐसा उस अस्पताल में ये गलत काम हो रहा है तो डायरेक्टली बताने वाले को 2 लाख का इनाम है। आप ये समझ लो कि उस अस्पताल में जो है लिंग परीक्षण किया जाता है या उस अस्पताल में गर्भ नष्ट किया जाता है तो ये समझ लो कि अगर आप बता देते हो तो आपको 2 लाख रुपए जो है दिया जाएगा। मैंने क्या कहा, मुख्य लक्ष्य क्या है? अवैध रूप से लिंग परीक्षण करने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटरों और नर्सिंग होम का पता लगाकर जो है उन्हें दंडित किया जाएगा। और मुखबिर को जो कितना रुपया दिया जाएगा? तो मुखबिर को 2 लाख रुपया दिया जाएगा।